हेलो बच्चों। मैं जीतू सर आपका स्वागत करता हूं आकाश यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी बियॉन्ड लिमिट की सीरीज़ में हम लोग कर रहे हैं पोस्टमार्टम ऑफ जेई एडवांस के पिछले साल के पेपर्स के। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 2022 का फिजिक्स पेपर। तो चलो आगे बढ़ते हैं अपन। तो हमें एक सवाल दिया हुआ है यहाँ पर कि टू स्फेरिकल स्टार्स ए एंड बी हैव डेंसिटीज रो ए एंड रो बी। ए एंड बी हैव द सेम रेडियस और उनके मासेस हमें दे रखे हैं कि एम बी इज ट्वाइस ऑफ एम ए, 2m है। ड्यू टू एन इंटरैक्शन प्रोसेस स्टार ए लूजेस सम ऑफ इट्स मास सो दैट इट्स रेडियस इज हाफ्ड। तो हुआ क्या होगा कि ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से स्टार ए का कुछ मास निकल के स्टार बी पर आ गया होगा। तो अगर मैं सिनेरियो समझाऊं तो यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा होगा। लेट अस से दिस इज स्टार ए हैविंग रेडियस आर, इसका मास हमें दिया हुआ है एम, एंड दिस इज स्टार बी हैविंग सेम रेडियस आर एंड इसका मास हमें दिया हुआ है 2m। तो इंटरैक्शन प्रोसेस की वजह से क्या हुआ, इसका कुछ मास निकल के इसके ऊपर आ गया है और आगे हमें कह रहा है ये कि वाइल स्फेरिकल शेप इज रिटेन्ड। तो ये जो मास यहाँ पर निकल के गया, इस मास ने ये रैंडमली कहीं पर भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो गया है। इसकी जो स्फेरिकल शेप थी वो एज इट इज हमारे पास रही है। आगे इसने दिया हुआ है कि द एंटायर मास लॉस बाय ए इज डिपॉजिटेड एज अ थिक स्फेरिकल शेल ऑन बी विद द डेंसिटी ऑफ द शेल बीइंग रो ए। ऑब्वियस सी बात है कि यही मास अगर यहाँ निकल के आया तो इसकी डेंसिटी वोंट चेंज, वो रो ए ही रहेगी। और आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि वी ए एंड वी बी आर द एस्केप वेलोसिटीज फ्रॉम ए एंड बी आफ्टर द इंटरैक्शन प्रोसेस। तो उनके रेशियोज अपने को निकालने हैं। हमें पता है कि अगर मैं एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखता हूं तो दैट इज प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर एम बाय आर, वेर m इज द मास ऑफ द प्लैनेट जहां से पार्टिकल को एस्केप करा जा रहा है और r इज द रेडियस उस पर्टिकुलर प्लैनेट की। तो अब हुआ क्या होगा, देखो यहां से जैसे ही कह रहा है कि इसने जो मास लूज किया है वो इस तरीके से लूज किया है कि इसकी जो रेडियस है वो आधी हो जाती है। तो ये अपना स्फीयर ए जिसका रेडियस नाउ इज r/2 और स्फीयर बी जो है वो कुछ ऐसा हो गया एंड यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मास आ गया होगा जिसकी हमें डेंसिटी इज गिवन दैट इज रो ए जो इसकी थी। अब अगर मैं सीधा सीधा बात करूं कि स्फेरिकल शेल है तो इसका जो मास हुआ होगा वो m प्रोपोर्शनल टू r³ की वजह से मास विल बी m/8। तो टोटल m मास था, अभी फाइनली हो गया इसमें m/8। तो बचा हुआ जो 7m/8 होगा वो कहाँ डिपॉजिट हुआ होगा, यहाँ डिपॉजिट हुआ होगा। और अंदर वाले जो स्फीयर था उसका मास हमने ऑलरेडी गिवन था कि वो 2m है। सो टोटल मास की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो ये हो जाएगा 2m + 7m/8 which is 23m/8। so this is mb डैश और ये हो जाएगा अपना ma डैश। तो हमें रेशियो लेने के लिए देखो दोनों के मासेस की, दोनों प्लैनेट्स के मासेस की जरूरत थी जो हमारे पास आ चुके हैं कि a का मास हो जाएगा m/8 और b का मास हो जाएगा 23m/8। a की रेडियस भी हमें पता है r/2 है, बट जो शेल b है उसकी रेडियस हमें नहीं पता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो इसका जो टोटल वॉल्यूम होगा, टोटल वॉल्यूम के लिए आई कैन राइट v एज v1 plus v2 and this v will be equal to 4/3 pi r dash cube and v1 ये वाला वॉल्यूम जो ऑलरेडी था दैट इज 4/3 pi r cube प्लस ये जो शेल एक्स्ट्रा मास ए का यहाँ डिपॉजिट हुआ है उसका वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एज वी ऑलरेडी नो कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। इस पर जो मास डिपॉजिट हुआ था वो कितना था 7m/8। तो दिस इज 7m/8 एंड डिवाइडेड बाय डेंसिटी। यहां से अगर मैं डेंसिटी ऑफ ए की बात करूं तो कैन आई राइट एज 4m/4/3 पाई आर क्यूब। तो ये रो ए की वैल्यू को यहां पर डिवाइड कर देंगे अपन। तो फाइनली वी कैन get as 4/3 pi r dash cube will be equal to 4/3 pi r cube plus 7m/8 divided by density of A, and density of A is as m/4/3 pi r cube. So ideally अगर देखा जाए तो 4/3 pi कैंसल आउट हो रहे हैं, this will be r dash cube, this will be r cube plus this will be equal to 7/8 r cube, m से m भी कटा, so this will be 15 r cube by 8 and this is r dash cube. तो यहाँ से r dash की वैल्यू हमें पता चल रही है कि 15 की पावर 1/3 r डिवाइडेड बाय 2। तो इन शॉर्ट अपने को अब सब पता चल चुका है। अगर मैं रेशियो की बात करूं कि एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी ही पूछी थी, आई थिंक इसमें vb अपॉन va पूछी थी। सो vb अपॉन va विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्लैनेट बी डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्लैनेट ए
इनटू रेडियस ऑफ प्लैनेट ए अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। ये है फाइनली जब पूरा इंटरेक्शन प्रोसेस से मास डिपॉजिट हुआ था, वो सब पूरा कार्यक्रम होने के बाद की जो कहानी है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सो एम बी हमें ऑलरेडी पता था कि फाइनल इसका मास कितना हो गया है, 23 m/8 हो गया है, और एम है कितना हो गया, m/8 हो गया है। सो एम बी की जगह लिखा जा सकता है 23 m/8 डिवाइडेड बाय दिस इज m/8 इनटू रेडियस ऑफ ए आधी हो गई थी, एंड रेडियस ऑफ बी जो है वो इतनी कुछ हो गई है, 15 की पावर 1/3 r/2, r/2 उड़ा, यहां से m/8 उड़ा। सो फाइनली हमें कुछ ऐसा मिल रहा है, ये दिस इज 23/15 की पावर 1/3। अगर ध्यान से देखा जाए तो उन्होंने पूछा था कि VB अपॉन VA का रेशियो जो है वो कुछ इस तरीके का है, डिनोमिनेटर में 15 की पावर 1/3 एज इट इज हमारे पास आ रही है, ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है कि 10n होना चाहिए और n की ही वैल्यू चाहिए। सो सॉल्व करने के बाद में जो 10n की वैल्यू हमारे पास बन रही है वो 23 बन रही है। सो 10n इज इक्वल टू 23। सो n की वैल्यू यहां से आ जाएगी 2.3। दिस विल बी योर आंसर। सो बेसिकली देखा जाए तो आसानी सवाल था, ज्यादा कुछ था नहीं सवाल में, बस ये कैलकुलेशन थी जो सेकंड स्फीयर की रेडियस निकालने के लिए अपने को करनी पड़ेगी। कमिंग टू द एनालिसिस पार्ट, आप सबको पता है कि हम लोग इस सीरीज में हर एक सवाल के बाद में हर एक क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस लेके आ रहे हैं। तो उस डिटेल एनालिसिस में क्या हुआ देखो, बेसिकली कॉन्सेप्ट यूज, तो एसके वेलोसिटी बेसिक सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ था, ग्रेविटेशन फॉर्मूला यूज हुआ था एसके वेलोसिटी वाला। परसेंटेज स्टूडेंट्स हु अटेम्प्टेड द क्वेश्चन, एक्चुअली ऑलमोस्ट 60% लोगों ने ये जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट किया है, लेकिन अगर तुम ध्यान से देख पाओ तो परसेंटेज स्टूडेंट्स हु गॉट करेक्ट आंसर सिर्फ और सिर्फ 3.5%। अब इसका रीजन सोचो, इसका रीजन वैसे देखा जाए तो सवाल आसान था, एडवांस के लेवल से एज सच ये कोई हार्ड सवाल नहीं माना जाएगा, बट जो प्रॉब्लम है यहाँ पे अगर मैं ध्यान से बताऊं, ये जो डिपॉजिट पार्ट हुआ है इसका रेडियस या इसका वॉल्यूम लिखना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, बच्चों ने यहीं पे हो सकता है कि गलती करी हो, इसलिए सिर्फ और सिर्फ ऑलमोस्ट 3.5% बच्चों ने इसको क्या किया है, सही किया है, और बाकी इतने लोगों ने इसको गलत किया है, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा हार्ड कैटेगरी में डाला है। ऑल्दो आप सॉल्यूशन देख सकते हैं सामने, ज्यादा कुछ था नहीं सवाल में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला सवाल कह रहा है कि द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी नीडेड बाय एन अल्फा पार्टिकल टू कॉज द न्यूक्लियर रिएक्शन। अब ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है इसमें हम ऑलरेडी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये बेसिक रिएक्शन अपने पास दे रखी है, और उसमें अल्फा पार्टिकल आके नाइट्रोजन पर स्ट्राइक कर रहा होगा, और बाकी कहानी हमें दी हुई है कि हमें नाइट्रोजन को रेस्ट में मानना है और ये सारे मासेस हमको दिए हुए हैं। तो हमें पता करना है कि द वैल्यू ऑफ n कितनी होगी, इन शॉर्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कितनी होगी हमें पता करना है। सो अगर मैं ये चेक करूं कि इसका Q वैल्यू कितना होगा, तो Q वैल्यू हमें पता है, हम कैसे लिखते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, दिस इज डेल्टा m इनटू, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 931 से तो आई विल गेट Q वैल्यू इन दी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेट अस कंसीडर कि mr और mp की वैल्यूज कितनी कितनी है। तो रिएक्टेंट में हमारे पास दो चीजें हैं, नाइट्रोजन है और हीलियम है। सो नाइट्रोजन का मास अगर देखा जाए तो इन्होंने दिया हुआ है 16.006, 16.006, सारी की सारी वैल्यूज यू में है तो मैं एज इट इज ही ले रहा हूं इनको, प्लस हीलियम का मास इन्होंने दिया हुआ है 4.003, तो 4.003 दिस इज द रिएक्टेंट का मास, माइनस प्रोडक्ट का मास देखा जाए तो प्रोडक्ट में है अपने पास एक प्रोटॉन और हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन, तो प्रोटॉन का मास दिया हुआ है इन्होंने 1.008, प्लस ऑक्सीजन का दिया हुआ है इन्होंने 19.003। तो ये तो हो गया हमारा टोटल डेल्टा m। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 931 से तो हमारे पास आ जानी चाहिए Q वैल्यू, एंड ऑफ कोर्स ये बात है इसने ऑलरेडी दिया हुआ था कि हमने अल्फा पार्टिकल को एनर्जी प्रोवाइड करी है, यानी एनर्जी प्रोवाइड करी गई है, सो दैट मींस ये जो Q वैल्यू है वो नेगेटिव निकल के आने वाली है। लेट अस सी आती है कि नहीं। तो ये हो जाएगा अपना 16 और 4 20.009 माइनस दिस विल बी 20.08 और 11। तो ध्यान से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 20.009 में से 20.011 अगर माइनस होगा तो सीधी सी बात है वैल्यू नेगेटिव आने वाली है। तो ये हो गया हमारा 0.002 इंटू 931, सो दिस विल बी 2618, 1.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी है वो हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। दिस इज तो Q वैल्यू, एक्चुअली नॉट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, Q वैल्यू।
अब जो Q वैल्यू होती है उसको अपन कैसे लिख सकते हैं, सी टोटल जो अल्फा पार्टिकल के पास में एनर्जी थी, बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन में कर रहा हूं यहाँ पर कि K1 प्लस U1 इज इक्वल टू K2 प्लस U2। सो इनिशियली हमारे पास अल्फा के पास एनर्जी थी, नाइट्रोजन के पास में कोई भी एनर्जी नहीं थी, तो उसका काइनेटिक एनर्जी 0 काउंट किया जाएगा। और फाइनली हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्सीजन की एनर्जी है प्लस हाइड्रोजन की एनर्जी है एंड कुछ एनर्जी यहाँ पर है Q। तो दिस इज द एनर्जी कंजर्वेशन। अब यहाँ थोड़ा सा एक ट्रिकी पार्ट है, इन्होंने एक्चुअली पूछा गया है हमें कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। सो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या होना चाहिए कि जो अल्फा पार्टिकल आकर स्ट्राइक कर रहा है तो सारी की सारी एनर्जी इनको मिलेगी, सीधी सी बात है। अब अगर इनको मैक्सिमम एनर्जी मिल जाए तो अल्फा पार्टिकल के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो मिनिमम होगी। अब इनको मैक्सिमम एनर्जी कम मिलती है। कॉलिजन का कॉन्सेप्ट अगर याद करते तो हमारे पास 3 टाइप की कॉलिजन हुआ करती थी, इलास्टिक कॉलिजन, इनइलास्टिक कॉलिजन एंड परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन में तो ऐसा कोई एनर्जी का लॉस होता नहीं था, तो बेसिकली इनइलास्टिक कॉलिजन हो रही होगी। लेकिन अगर मैं परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन करवाता हूं तो उसमें एनर्जी का लॉस सबसे ज्यादा होता है। और परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है बच्चों कि दोनों जो पार्टिकल्स हैं या दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं वो साथ में चलते हैं। दैट मींस कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मस्ट मूव विद द कॉमन वेलोसिटी। इन दैट केस ओनली वी कैन फाइंड मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो अगर मैं एनर्जी मोमेंटम बैलेंस करता हूं, क्योंकि मुझे फाइनली इस अल्फा पार्टिकल की एनर्जी पर जाना है, तो एक इक्वेशन यहां से मिल रही है, दूसरे इक्वेशन के लिए मुझे मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो सारे की सारी न्यूक्लियर रिएक्शंस में एज वी नो कि मोमेंटम हमारा कंजर्व रहता है। तो लेट अस से कि अल्फा पार्टिकल जो है वो कोई v वेलोसिटी से आ रहा था और फाइनली हमारे पास जो मास है वो 19 प्लस 1 मिलके 20 हो गया। और 20 जो मास है 20u बेसिकली वो कितने से चल रहा होगा, कुछ v डैश से चल रहा होगा, लेट अस से। सो इनिशियली अगर मोमेंटम कंजर्व किया जाए pi इज इक्वल टू pf में, so this will be 4 into v and finally this will be 20 into some v dash. So v dash will be equal to v by 5. अब ये जो v dash है ये ऑक्सीजन की भी वेलोसिटी है और हाइड्रोजन की वेलोसिटी है। तो अगर मैं अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी पता करना चाह रहा हूं तो फाइनली क्या होना चाहिए, देखो हाफ m अल्फा पार्टिकल का मास इनटू उसकी वेलोसिटी जो हमने अज्यूम करी है कि वो v है, जो हमें एनीवे पता भी करनी है, माइनस इन दोनों को इधर लेके आ रहे हैं तो ये हो जाएगा हाफ मास। हमने ऑलरेडी मान चुका है कि परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन हो रही है तो 20 हो जाएगा टोटल मास एंड इनटू v डैश स्क्वायर, और v डैश स्क्वायर की वैल्यू हो जा रही है v स्क्वायर बाय 25। और ये जो सारी वैल्यू है ये हमारी निकल के आने वाली है Q वैल्यू के इक्वल, और Q वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी है 1.86। माइनस साइन को हटा दूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुका हूँ कि अल्फा ने ज्यादा एनर्जी दी होगी। सो दिस विल बी 1.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ऑलरेडी हमारे पास देखा जाए तो अल्फा की काइनेटिक एनर्जी ऐसी सेम टर्म को मैं बाहर ले रहा हूं और यहां पर बच जाएगा 1 माइनस, ध्यान से देखा जाए तो हाफ बाहर आ गया, इधर से 4 बाहर आ गया और ये v स्क्वायर बाय 25 एज इट इज बच रहा है और यहाँ पे 5 बच जाएगा। सो फाइनली ये कुछ ऐसा दिख जाएगा, v स्क्वायर बाहर चला गया तो 5 डिवाइड बाय 25 इज 1/5 एंड दिस विल बी 1.86। ये हमें पता है कि ये क्या है, अल्फा की काइनेटिक एनर्जी जो हमें एनीवे पता करनी थी। तो के अल्फा हमारे पास आ जाएगा 1.86 इंटू 5, ये 1 माइनस 1/5 विल बी 4/5, तो 4 नीचे आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो दिस इज 30 0 43 3 4 5 एंड 4 9, सो 9.3 डिवाइडेड बाय 4 एंड दिस विल बी 2, आ जाएगा 3 एंड देन 25। तो ये क्या निकल के आए बच्चों कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी जो अपने को अल्फा पार्टिकल को देनी पड़ेगी वो निकल के आ जा रही है, जिसमें से 1.86 तो अपना Q वैल्यू बनेगी, उस रिएक्शन को करवाने के लिए चाहिए हमने इतनी वैल्यू तो, और बाकी जो एनर्जी बचेगी वो कौन लेके चले जाएंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मूव करने लग जाएंगे, यानी कि वो खुद ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही होगी। सो ये अगेन देखा जाए तो बेसिक सा सवाल था लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन है, और एक ट्रिकी पार्ट इसमें ये है कि यहाँ पर अपने को मिनिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। अगर कई बच्चों को प्रोसेस पता हो कि भाई अपन न्यूक्लियर रिएक्शंस के जो सवाल है उसमें Q वैल्यू निकालते हैं, मोमेंटम कंजर्व करते हैं, तो वो लोग कर लेंगे, लेकिन एक इस स्टेप पर आकर वो स्टक हो जाएंगे। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हमें दोनों पार्टिकल्स की जो वेलोसिटीज है वो सेम माननी पड़ेंगी। रीजन अच्छे से समझना, हमें क्यों सेम माननी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल नीडेड, एंड उसके लिए जो सारी की सारी एनर्जी है वो प्रोडक्ट वाले एलिमेंट्स को मिलनी चाहिए, और इसके लिए वो परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन होनी चाहिए। आई होप ये चीज क्लियर होगी। एनालिसिस देख लेते हैं सवाल का। अगेन ध्यान से नोटिस करी जाए एक बात, तो आपको दिख पा रहा है यहाँ पर कि
68.19% लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। अगेन जैसा कि मैंने बोला कि सवाल बड़ा आसान था, सवाल में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि नॉर्मली अगर अपन एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सवाल हम लोग करते हैं कि भाई न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या करना होता है, एनर्जी कंजर्व करनी होती है और मोमेंटम कंजर्व करना होता है, यही हमें क्लासेस में सिखाया जाता है। तो ऑलमोस्ट सब बच्चों को लगा कि यार सवाल आसान है, कर लेंगे हम लोग, और उन्होंने स्टार्ट किया। एंड देन फिर बीच में कहीं कहीं जाकर उन्होंने बहुत सारी गलतियां करी होंगी, फिर वो जो इक्वेशन सॉल्व नहीं होती है तो फिर प्रेशर में आके कुछ तो चीजें करी है। इसलिए ध्यान से देखा जाए ऑलमोस्ट 70% लोगों ने सवाल अटेम्प्ट करने के बाद 0.81% लोगों ने चीजों को सही किया है और इतने लोगों ने इसको गलत कर दिया है, विच इज अ बिग डील, राइट। इसके लिए ये थोड़ा सा हार्ड कैटेगरी में आ जाता है और ट्रिकी हम लोगों ने डाला है इसमें। आंसर की रेंज आपको पता है, यहाँ पर अपने पास आ गया था, आई थिंक 2.325 आया था। ये न्यूमेरिकल वैल्यू तो इसलिए रेंज देते हैं कि 2.30 से लेकर अगर 2.35 तक आपने कुछ भी टिक किया है, 30 भी किया है इनफैक्ट, या 35 भी टिक किया है, तो आपको फुल मार्क्स उसके दिए जाएंगे। ठीक है, आगे वाले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है अपने पास कि इन द फॉलोइंग सर्किट C1 C2 C3 C4 C5 4-5 कैपेसिटर्स लगाए हुए हैं और हमें पता करना है कि चार्ज स्टोर्ड इन द C3 देखा जाए तो कहां है, C3 ये रहा। तो इस कैपेसिटर पर मुझे चार्ज की वैल्यू पता करने के लिए C3 की वैल्यू तो मुझे पता है, अगर वोल्टेज कोई बता दे तो अपना काम हो जाए। अब वोल्टेज से अगर इस सर्किट को थोड़ा सा एनालिसिस करा जाए ध्यान से, तो अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो पॉइंट है A और B, अगर मैं इनको मार्क कर दूं तो A और B के बीच में एक बैटरी लगी हुई है जिसका 2 वोल्ट का पोटेंशियल है, और कॉमन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ये पॉइंट भी तो A ही होगा और ये भी B ही होगा, एंड सिमिलरली ये भी तो A होगा और ये भी कितना होगा, B होगा। तो बात ही खत्म हो गई। C3 के अक्रॉस टोटल वोल्टेज कितना निकल के आ रहा है, 2 वोल्ट निकल के आ रहा है, तो चार्ज आ जाएगा बड़ा इजीली। तो Q इज इक्वल टू CV। C हमारे पास C3 की वैल्यू थी 4 माइक्रोफेरेड, आई थिंक इनको चार्ज भी माइक्रोफेरेड में चाहिए रहा होगा, तो 4 माइक्रोफेरेड इनटू वोल्टेज की वैल्यू है 2, तो दिस इज 8 माइक्रो कूलम। तो राइट, तो 7.9 से 8.1 तक की इनके पास रेंज थी, तो 8 माइक्रो कूलम आसान सा सवाल था, वैसे कैपेसिटर पर बेस था। और ध्यान से देखा जाए तो अगेन बहुत सारे बच्चों ने इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करी। आई डोंट नो इतने सारे लोगों ने क्यों गलती कर दी, हो सकता है कि वो जो कॉमन पोटेंशियल वाली बात है वो एग्जाम में बच्चों को स्ट्राइक नहीं करी हो, इसलिए इतने सारे लोगों ने इसको गलत कर दिया। वैसे सवाल देखा जाए तो आसान था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल अपने पास आया रे ऑप्टिक्स से। रॉड ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर मेक्स एन एंगल 2π/3। ये एक रॉड है जो एक्स एक्सिस के साथ में अपने पास 120 डिग्री का एंगल बना रही है। द लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। इस लेंथ की फोकल लेंथ अपने को दे रखी है, कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और इस प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 40/3। उस रॉड का एक एंड की वैल्यू हमें गिवन है कि वो कितनी है, 40/3 फ्रॉम द लेंस। आगे चलते हैं अगर, तो बोला जा रहा है कि द हाइट ऑफ द इमेज इतनी है, यहां पर इसकी इमेज कहीं पर बन रही है और उसकी हाइट हमें दे रखी है कि वो 30√3/13 सेंटीमीटर है, एंड द एंगल मेड बाय इट विद रेस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल एक्सिस दिस एंगल इज अल्फा। आई थिंक यही पता करना है, राइट। तो अल्फा की वैल्यू हमें पता करनी है। अब सोचिए कैसे करा जाएगा। ये इस रॉड की जो इमेज है वो ऐसी इमेज है, तो इफ आई से कि दिस इज पॉइंट ए, तो दिस हैज टू बी पॉइंट A', करेक्ट है। एंड अगर मैं बोलता हूं कि भाई ये पॉइंट B है, तो दिस हैज टू बी व्हाट, B'। तो हम जब कभी भी हमारे पास लॉन्जिट्यूडनल ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उनकी हर एक ऑब्जेक्ट की अलग अलग इमेज फॉर्म करवाते हैं, और फिर जो भी डिस्टेंसेस वगैरह अपने को पता करनी होती है वो हम पता कर लेते हैं। सो पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि भाई A' जो है वो कितनी डिस्टेंस पर बन रहा है, क्योंकि ध्यान से देखा जाए अगर मुझे अल्फा निकालना है तो इस ट्राइंगल में मुझे परपेंडिकुलर तो दिया हुआ है, अगर बेस कोई बता दे तो अपना काम हो गया। अब बेस बताने के लिए देखो ध्यान से देखा जाए तो A' की जो इमेज की पोजीशन है उसमें से अगर मैं B' की इमेज की पोजीशन माइनस कर देता हूं तो यही तो अपना बेस है इस ट्राइंगल का, और इस ट्राइंगल में अगर मुझे बेस पता चला, परपेंडिकुलर पता चला, तो अल्फा भी पता चला, सीधी सी बात है। तो लेट अस से कि ये अपना V1 होगा और ये होगा अपना V2। अब अगर मैं V1 और V2 की वैल्यू पता करना चाहूं तो वही सिंपल सा नॉर्मल अपना लेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सो लेंस फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f अपने को दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर है, कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए फोकल लेंथ उसकी पॉजिटिव ले ली जाएगी। 1/v हमें पता करना है, उसमें कोई साइन कन्वेंशन नहीं रखते हैं, माइनस u। एक ही हम पहले पता कर रहे हैं तो आ जाएगा माइनस का 40/3, क्योंकि अपोजिट टू द इंसिडेंट रे है, ये अपना पॉजिटिव डायरेक्शन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी अपनी नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव हुआ पॉजिटिव, उधर जाके फिर से नेगेटिव हो जाएगा, तो 1/v1 की वैल्यू आ रही है 1/10 माइनस 3/40, 40 एलसीएम।
4 माइनस 3 दिस इज 1। तो V1 की वैल्यू यहां से पता चल रही है अपने को कितनी है, 40 सेंटीमीटर आ चुकी है। बी की वैल्यू पता कर लेते हैं। अब बी की वैल्यू पता करने के लिए मैं लेता हूं मुझे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो पता हो। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कैसे पता करेंगे, देखो ये है अपने पास 120, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये 60 डिग्री होगा, और इसने स्टार्टिंग में रॉड की लेंथ दे रखी है, मतलब ये कितनी है, 2 मीटर। सो इस 2 मीटर का अगर ये कंपोनेंट लिया जाए तो दिस विल बी 2 cos 60, और 2 cos 60 इज 1 मीटर। तो यानी कि 40/3 प्लस 1 मीटर, 43/3 जो है ये डिस्टेंस रही होगी ऑब्जेक्ट की। क्या ये चीज क्लियर सब लोगों को, 43/3 सेंटीमीटर। अब मुझे पता करना है V2 की वैल्यू, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 43/3, फोकल लेंथ अपने को अगेन पता है, तो पता कर लेते हैं चलो। तो अगेन मैंने फॉर्मूला लगाया 1/10 इज इक्वल टू 1/V2 मुझे पता करना है, माइनस 1 माइनस का 43/3। अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उधर जाके फिर से नेगेटिव हो जाएगा, तो 1/V2 विल बी 1/10 माइनस 3/43। 430 अपना एलसीएम आ जाएगा, तो ये हुआ 43 माइनस 30 विच इज 13/430। सो यहां से V2 की वैल्यू आ रही है 430/13 सेंटीमीटर। तो अगर मैं डेल्टा V निकालना चाहूँ तो V1 माइनस V2, V1 आया था अपना 40 माइनस दिस विल बी 430/13। अगेन 13 एलसीएम आ रहा है, ये हो जाएगा 520 माइनस 430 सेंटीमीटर। 520 430 हो जाएगा 90, सो 90/13 सेंटीमीटर हमें क्या मिल रहा है, इस ट्राइंगल का बेस मिल रहा है दिस, और हमें इसकी हाइट दे रखी 30√3/13। तो अगर मैं यहीं पे 10 अल्फा चेक कर लें अगर एक बार, तो 10 अल्फा विल बी 30√3/13 डिवाइडेड बाय, ये वैल्यू आ रही थी हमारे पास 90/13, 13 कटा, ये हुआ 3, तो दिस विल बी 1/√3, और 1/√3 अपना 30 डिग्री। सो अल्फा की वैल्यू बेसिकली निकल के आ जा रही है π/6, राइट। तो अगेन थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला सवाल था, हो सकता है बीच में तुम कहीं ना कहीं गलती कर दो, वैसे अगेन कॉन्सेप्ट फिर से आसान। रिऑप्टिक्स और बेस सवाल था, काफी सारे लोगों ने सही किया इसको एज कंपेयर टू प्रीवियस क्वेश्चंस, और गलत भी काफी सारे लोगों का हुआ है। मॉडरेट कैटेगरी में चला जाएगा अपने पास। आई थिंक अल्फा की वैल्यू पूछी थी इन्होंने, एन की वैल्यू सॉरी π/n, तो एन की वैल्यू कितनी आ रही है 6, तो रेंज इन्होंने दी हुई है 5.95 से लेके 6.05 तक आपका आंसर सही आ जाएगा। ऑल्दो इसमें रेंज की जरूरत पड़ेगी नहीं, सीधा सीधा अपने पास क्या आ रहा है 6 आंसर आ जा रहा है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि t=0 पर एक डिस्क है, रेडियस दे रखी है उसकी, रोलिंग मोशन कर रही है ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, उसका एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है कि 2/3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है। स्मॉल स्टोन इज स्टक टू द डिस्क एट t=0, इट इज एट द कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ द डिस्क, जो लोवेस्ट पॉइंट होता है कॉन्टेक्ट पॉइंट सरफेस के साथ में, उसके साथ वो स्टक हो गया है। एंड लेटर एट टाइम दिस √π सेकेंड पर क्या हुआ, द स्टोन डिटेचेस इटसेल्फ एंड फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली फ्रॉम द डिस्क, द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन मेजर्ड फ्रॉम द प्लेन इज इतनी होगी। तो अपने को x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। तो सवाल अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या हुआ होगा, ये एक डिस्क, ये अपना कॉन्टेक्ट पॉइंट, इसकी रेडियस अपने को दे रखी है 1 मीटर, 1 मीटर आई थिंक, राइट 1 मीटर ये। तो कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो यहां पर चिपक गया है अपने पास, एक पार्टिकल है जो अपने पास यहां पर चिपक गया है, और ये कह रहा है कि √π सेकेंड पर वो क्या होता है कि डिस्क का कांटेक्ट छोड़ देता है। तो सीधी सी बात है, ये ऐसे कहीं जा रही होगी और ये ऐसे कहीं मूव हो रही होगी, और √π सेकेंड कहाँ आया पहले तो मुझे ये पता करना पड़ेगा। तो लेट अस से कि यहाँ कहीं आया होगा, इस पॉइंट पर आकर इसने कांटेक्ट छोड़ दिया होगा, तो अब ये ऐसे टेंजेंशियली जाएगा और ऐसे कहीं पर गिर जा रहा होगा। सो दैट वी डोंट नो कि वो कांटेक्ट कहाँ छोड़ रहा है, तो वही अपने को पता करना है। सो लेट अस सी, पहले ये वैल्यू अपन पता करते हैं कि ये जो एंगल निकल के आ रहा है वो एंगल कितना आ जाएगा अपने पास। ये कैसे पता करा जाएगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, और इसका अपने को एक्सेलरेशन दे रखा है ध्यान से देखा जाए तो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रोलिंग मोशन कर रहा है और वो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो हर एक सरफेस वाले पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो लिखी जाती है v = r ओमेगा से।
आर तो सीधी सी बात है कांस्टेंट रहेगा। ओमेगा अपने को पता करना पड़ेगा कि रूट पाई सेकंड के बाद में जो ओमेगा होगा वो कितना होगा। तो ओमेगा की वैल्यू पता करने की सीधी सी बात है कि अल्फा दिया हुआ है और वो कांस्टेंट है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन अपन अप्लाई कर सकते हैं। सो ओमेगा विल बी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा की वैल्यू इनिशियली 0 था, रेस्ट से स्टार्ट कर रही थी, प्लस अल्फा दिया हुआ अपन को t/2/3 एंड दिस इज रूट पाई। तो ये अपना ओमेगा आ गया, सीधी सी बात है v भी यही आ जाएगा। सो v का वैल्यू अगर देखते हैं तो रेडियस तो 1 मीटर है, तो 2 रूट पाई डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकेंड अपने पास क्या आ जाएगी, इसकी वेलोसिटी आ जाएगी एट दिस पॉइंट। ठीक है जी। अब आगे के लिए मुझे यहां से ये तो पता चला कि ये क्या कर रहा होगा, ये क्या कर रहा होगा, यहां से आगे जाने के बाद में प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा होगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी एंगल पर आ रही है, ऐसे किसी एंगल पर आ रही है, लेट्स से दिस इज एंगल थीटा। अब प्रोजेक्टाइल मोशन की आगे की कहानी पढ़ने के लिए अपने को ये हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल पता होना चाहिए। उसकी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं अपन, सोचो। ये रेडियस है तो ये 90 है, ये थीटा है, यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर डाल देता हूं, सो दिस विल बी 90 माइनस थीटा, सो दिस विल बी थीटा। तो यानी अगर मुझे हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल पता करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पता करना पड़ेगा कि ये रूट पाई सेकंड में कितना एंगल घूमी। उसके लिए अगेन फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। सो थीटा विल बी इज इक्वल टू हाफ अल्फा, अल्फा इज 2/3 इंटू टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर इज पाई। तो यहां से समझ में आ रहा है कि एंगल कितना है, π/3 रेडियन और 60 डिग्री एंगल आ जाएगा अपना। उसके बाद ये सीधा सीधा चल रही होगी। तो इस पॉइंट के बाद में कॉन्टेक्ट छोड़ रहा है, अगर ध्यान से देखा जाए ये भी 60 डिग्री होगा, ये आर है तो ये आर cos 60 और ये टोटल आर, तो ये वाली जो वैल्यू है जो ग्राउंड से ऑलरेडी हाइट है, क्या वो आर माइनस आर cos 60 लिखी जा सकती है, विच इज r/2 और r इज 1, तो दैट इज 1/2 मीटर। इसीलिए इन्होंने ध्यान से देखा जाए तो 1/2 तो ऐड की ही हुई है कि भाई उसमें जब भी पार्टिकल कांटेक्ट छोड़ेगा तो 1/2 हाइट तो उसके पास रहने ही वाली है, उसके बाद वाली हाइट मुझे बता दो और वो कितनी है, x/10 है, वो इसी पॉइंट से आ जाएगी सीधा सीधा। अब इस पॉइंट से कैसे निकालेंगे हाइट, सीधी सी बात है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हमें पता होता है कि u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। u की वैल्यू हम अभी पता कर चुके हैं, तो 2 रूट पाई बाय 3 का स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 2, g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, दे भी रखी आई थिंक, और साइन स्क्वायर थीटा साइन 60, साइन 60 इज √3/2, √3/2 का स्क्वायर इज 3/4। इसको अगर सॉल्व करा जाए तो कितना आ जाएगा, देखिए 4 से 4 तो कटा, व्हाट एल्स, ऊपर चल रहा है अपना 3 पाई, नीचे चल रहा है अपना 18 इंटू 10, इसको 3 को काट देते हैं 6 से, सो π/6/10, और इनको आंसर 10 तो ऑलरेडी चाहिए ही सही, तो यानी अपना जो x का वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी π/6। π/6 इज अराउंड 3.14 डिवाइडेड बाय 6 अगर मैं कर देता हूं, सो दिस विल बी 0.52 के आसपास ये निकल के आ जाएगा। तो लेट अस सी एनालिसिस में क्या हुआ। इतने लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया था, अगेन अच्छा सवाल था वैसे देखा जाए तो, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 0.48 से 0.56 इनका दिया हुआ है और 0.52 आ जाए करेक्ट। तो अगर एनालिसिस की मैं बात करूं तो एनालिसिस के केस में अपने पास क्या हो रहा है, बेसिक सी कहानी हो रही है रोटेशनल मोशन और रोलिंग मोशन की। इसमें अपने को ये पता करना था कि ये पार्टिकल यहाँ से कब से फ्लाई ऑफ होगा, और ये 1/2 ऑलरेडी ग्राउंड से दे रखी थी, तो इस पॉइंट के बाद में ये बेसिक सा प्रोजेक्टाइल मोशन अपना बन जाएगा, तो अपने को उसके अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू पता करनी थी। तो अगेन सवाल आसान था, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है कि एक सॉलिड स्फीयर है, मास 1 kg एंड रेडियस 1 मीटर, रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन अ फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन विद एन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। Two forces of magnitude 1 Newton each parallel to the incline act on the sphere both at a distance r equal to 0.5 मीटर दिए हुए हैं, और हमें पता करना है एक्सेलरेशन ऑफ दी स्फीयर। तो बच्चों देखो बहुत सारे सवाल हमने क्लास में ऐसे वाले करे होंगे जिसपे कोई भी ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन पर रोलिंग मोशन कर रहा है। तो बेसिक फंडा क्या होता है सवालों का, दो टाइप की इक्वेशन हम बनाते हैं। एक होते हैं अपने पास फोर्स इक्वेशन जो ट्रांसलेटरी मोशन के लिए होगी, और दूसरी होती है अपनी टॉर्क इक्वेशन जो अपने रोटेशनल मोशन के लिए हो रही होगी। तो सेम स्टोरी इसमें कर रहा है, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज इसने ऐड कर दी है। क्या ऐड करा है, ये वाली बात कि भाई हम दो फोर्सेज और लगा रहे हैं एक्स्ट्रा, 1 न्यूटन के, जिसमें
वो क्या करेंगे, देखो 1 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो एज सच वो ट्रांसलेटरी मोशन को तो अफेक्ट करने से रहे, क्या कर रहे हैं वो एक टॉर्क प्रोवाइड कर रहे हैं। इस चीज को बोलते हैं कपल अपन, राइट, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे होते हैं, तो ये कपल क्या करेगा, एक टॉर्क, एक्स्ट्रा टॉर्क प्रोवाइड कर देगा अपने को, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। और जो फ्रिक्शन होता है वो सीधी सी बात है ऐसे लग रहा होगा, तो फ्रिक्शन कौन सा टॉर्क प्रोवाइड करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट। अब सीधी सी बात है, अपने को इस एक्सेलरेशन को, रिलेटिव एक्सेलरेशन को जीरो करना होता है, तो नेट टॉर्क मस्ट बी इन दिस, नेट आर अल्फा वाली वैल्यू मस्ट बी इन दी डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। तो सीधी सी बात है, फ्रिक्शन का जो टॉर्क है वही क्या करना चाहिए, डोमिनेट करना चाहिए। चलो तो इक्वेशन बनाते हैं। अगर अपन पहले मैं ये टॉर्क, एक्स्ट्रा टॉर्क जो मैंने लगाया हुआ है वो निकाल लेता हूँ। सो टॉर्क कैसे निकालते हैं अपन, फोर्स इंटू कपल आर्म। तो 1 न्यूटन कोई भी मैग्नीट्यूड ले सकते हैं, कपल आर्म अपने को दे रखी ये वैल्यू, और ये वैल्यू है आर की वैल्यू दी हुई थी 0.5, और 0.5 इंटू या प्लस 0.5, तो ये हो जाएगा 1। सो बेसिकली 1 न्यूटन मीटर का एक एक्स्ट्रा टॉर्क इन्होंने लगाया हुआ है। तो फ्रिक्शन का टॉर्क आ जाएगा F इंटू आर माइनस ये वाला टॉर्क टाउ डैश, और इसको लिख देंगे अपन I इंटू अल्फा। F को F ही लिख लेते हैं क्योंकि पता करना है, R की वैल्यू 1 थी, माइनस दिस इज 1 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2/5 mr² इंटू अल्फा, अल्फा इज a बाय r, r से r कटा, तो F की वैल्यू यहाँ से बच्चे निकल के आ रही है 1 प्लस ये m और r की वैल्यू 1 थी आई थिंक, 1 kg और 1 मीटर है, सो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ये डायरेक्टली क्या दे रहा है अपने को 2a/5 दे रहा है, राइट। अब अपन बनाते हैं ट्रांसलेटरी इक्वेशन। तो उसमें हमने कहा कि mg sin 30 नीचे की साइड लग रहा है और फ्रिक्शन लग रहा है ऊपर की साइड, और ये दोनों मिलके होने चाहिए नेट फोर्स अपने ma के इक्वल, करेक्ट। अगेन मास की वैल्यू 1 दे रखी है, तो दिस इज 1 इंटू 10 इंटू साइन 30 इज हाफ, माइनस फ्रिक्शन की वैल्यू हमने डाली 1 माइनस 2a/5 इज इक्वल टू a। तो ये हुआ 5 माइनस 1 4, और उधर जाके ये हो जाएगा 7a/5। तो यहाँ से a की वैल्यू बच्चों निकल के आ रही है 20/7, इट विल बी अराउंड 14, तो 2 बचे अपने 6, तो 60 हो जाएगा, 8 के आसपास, 4 तो 5, सो एक्सेलरेशन निकल के आ जा रहा है 2.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के लगभग। अगेन आसान सा सवाल था, ऐसा कुछ था नहीं, ज़्यादा चीज़ें थी, बस एक ये सिंपल सी चीज़ उसने एक्स्ट्रा ऐड कर दी है, जस्ट एडवांस की प्रॉब्लम बनानी थी इसलिए। तो एनालिसिस चलते हैं, क्वेश्चन एनालिसिस पे। क्वेश्चन एनालिसिस आप देख सकते हो, मैं स्क्रीन पॉज करके आप 2 मिनट देख सकते हो इस चीज़ को, क्या हुआ। मोटा मोटा ऑलमोस्ट 70% लोगों ने इसको अटैम्प्ट किया था। आई डोंट नो ज़्यादातर लोगों ने गलत क्यों किया, हो सकता है वो 1 न्यूटन वाला जो टॉर्क वाली चीज़ है उसको अच्छे से अकोमोडेट नहीं कर पाए हो। चलिए तो आगे अगले सवाल पर चलते हैं अपन। अगला सवाल कह रहा है अपने पास कि एक LC सर्किट है हमारे पास, जिसमें L की वैल्यू दे रखी है, C की वैल्यू दे रखी है, एरिया ऑफ द सर्किट दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया। तो ये एक इंडक्टर दिया हुआ है और ये एक कैपेसिटर दिया हुआ है, स्विच ऑन कर देते हैं, और इसका एरिया हमें दिया हुआ है कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है। आगे कह रहा है कि हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सो वो कहाँ लगा रखा है वो हमें नहीं बताया, मान लेते हैं कि अंदर लगा रखा होगा ऐसा, और उस मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो दी हुई है कि वो ऐसी है, इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग लीनियरली विद द टाइम। सो मैग्नेटिक फील्ड हमें दिया हुआ है कि B0 प्लस बीटा इंटू टी, और बीटा की वैल्यू इज 0.04। तो अब हुआ क्या, द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन द सर्किट। सो ध्यान से देखा जाए बच्चों तो ये एक सिंपल सा LC ऑसिलेशन है। LC ऑसिलेशन में हम क्या करते हैं कि कोई भी एक कंपोनेंट, आइदर इट इज L और इट इज C, तो हम उसको क्या करते हैं, एक चार्ज कर देते हैं और उसको दूसरे डिवाइस के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। तो सपोजिंग कैपेसिटर चार्ज था, इंडक्टर के साथ कनेक्ट हुआ, एनर्जी का फ्लो होता है, LC ऑसिलेट करती है एनर्जी, ये सारी कहानी अपने को ऑलरेडी पता है। बट इंटरेस्टिंग बात इस सवाल में अगर आप ध्यान से देखो तो किसी भी डिवाइस को चार्ज नहीं किया गया है। क्या चीज करी है, एक एक्स्ट्रा चीज, जो इंडक्शन वाली कहानी थी कि भाई कहां जोड़ा जाए, तो उसने कर दिया है ये LC ऑसिलेशन जो है वो एक फील्ड में रखा हुआ है, वो फील्ड वेरिएबल है, ध्यान से देखो। और हमें पता है कि जब कभी भी फील्ड वेरिएबल आएगा तो वहां पर इंड्यूस EMF या इंड्यूस करंट आ जाता है। तो यानी कि जैसे ही इंड्यूस EMF आएगा तो ये डिवाइस जो है वो क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी, यानी ये नॉर्मल अपना जो LC ऑसिलेशन है उसके जैसे बिहेव करने लग जाएगा। और उसके लिए मुझे मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट की बात करनी है। सो हमें पता है कि मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला अगर मैं डायरेक्टली इसको यूज करूं तो Q0 इंटू ओमेगा से निकाल सकते हैं अपन, राइट। ओमेगा जहां पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है किसकी, LC ऑसिलेशन की, जो 1/√LC से अपने को पता है। तो बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। बस इंपॉर्टेंट बात की जो Q0 हम निकाल रहे हैं वो कहां से निकाल रहे हैं, तो उसके लिए मुझे इस कैपेसिटर पर क्या चाहिए रहा होगा,
वोल्टेज चाहिए रहा होगा क्योंकि उसकी सी की वैल्यू तो गिवन है। तो वोल्टेज निकालने के लिए अपन लेंज लॉ या फैराडेज लॉ यूज कर सकते हैं। बड़ी सिंपल सी स्टोरी, माइनस ए डी बी बाय डी टी, क्योंकि एरिया रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट। एरिया की वैल्यू 1 दे रखी है, डी बी बाई डी टी अगर ध्यान से देखा जाए तो बीटा ही आ जाएगा, और बीटा दिया हुआ है 0.04। सो इंड्यूस ईएमएफ अगर मैं मॉड ले लेता हूं, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए सिर्फ, तो 0.04 वोल्ट ये हमारा बन जाएगा क्या, इंड्यूस ईएमएफ इन दिस सर्किट। और अगर मुझे कैपेसिटर चार्ज करना है तो सारा का सारा पोटेंशियल इनिशियली मैं इसको दे देता हूं, तो चार्ज कितना आ जाएगा मैक्सिमम, सी वी नॉट। सी की वैल्यू गिवन है 10⁻³ वी नॉट गिवन है 0.04, और इसको चलो ऐसे रख लेते हैं 0.04 इंटू 10⁻³ कूलम। अब ओमेगा की बात कर लेते हैं, तो ओमेगा कितना आ जाएगा अपना 1/√L C। L मुझे दिया हुआ है 0.1 और C मुझे दिया हुआ है -3। सो -4 हो गया, -4 का -2 बाहर आ जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 100। सो ओमेगा की वैल्यू निकल के आ जा रही है 100 रेडियन पर सेकेंड। तो यानी कि यहाँ पे अगर मैं आई नॉट की वैल्यू निकालना चाहूँ तो Q नॉट इज 0.04 इंटू 10⁻³ इंटू ओमेगा इज 100। तो ये आ जाएगा 0.004 एम्पियर, राइट। मिली एम्पियर में आई थिंक चाहिए था इनको, तो आई नॉट की वैल्यू आ जाएगी 4 मिली एम्पियर। सो अगेन बच्चों आसान सा ही सवाल था, बस एक ये चीज अगर आप सोच पा रहे हो कि यार ये एलसी ऑसिलेशन है और इस एलसी ऑसिलेशन को मुझे स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ती है और वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है। सो इधर उधर से कॉन्सेप्ट को सबको पता है अपन को कि एडवांस वाले लोग सिर्फ यही कर रहे होते हैं, को रिलेटेड जो सवाल है कि इस कॉन्सेप्ट को वहां पर कैसे यूज किया जाए, ऐसे टाइप के ही सवाल पूछते हैं। सो दिस इज वन ऑफ देम। एनालिसिस पे अगेन आप पॉज करके देख सकते हैं, आसान सा सवाल था आई थिंक। चलो अगले सवाल पे पढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विद अ स्पीड v एंड प्रोजेक्शन एंगल थीटा दिया हुआ है, व्हेन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g, द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज d है। इफ एट द हाईएस्ट पॉइंट इन इट्स ट्रेजेक्टरी द प्रोजेक्टाइल एंटर्स अ डिफरेंट रीजन वेयर द इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इतना हो जाता है, तो अब बताने की नई रेंज कितनी हो जाएगी। तो अगेन देखो सवाल वही है कि अगर मैं इस प्रोजेक्टाइल को नॉर्मली ट्रीट करूं तो क्या ये ऐसा होगा, सीधी सी बात है। लेकिन ये कह रहा है कि जैसे ही प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है, यहां पर जो ग्रेविटी आ गई है वो अलग आ गई है, और उसकी वैल्यू हमें दे रखी है g डिवाइडेड बाय 0.81, और यहां अपना नॉर्मल g जो लगता है वही है। तो भाई चेंज क्या हुआ, अगर मैं नॉर्मल इस रेंज की बात कर रहा होता तो इसको मैं d/2 कहता। ये जो है अब सीधी सी बात है, यहां नहीं गिर के कहीं गिरेगा। अगर इसका एक्सेलरेशन तुम्हारे पास देखा जाए तो g से ज्यादा हो गया, तो g से ज्यादा हो गया तो ऐसा कुछ चला जा रहा होगा मान लो। तो हमें नई रेंज पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता करने के लिए भाई वेलोसिटी इनटू टाइम करेंगे। इस पॉइंट पर हमें ऑलरेडी पता है कि वेलोसिटी कितनी होती है भाई, v0 cos थीटा होती है। अगर कोई समहाउ मुझे ये टाइम बता दे तो अपना काम हो जाए। ऐसे टाइम को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो पार्टिकल है ये h हाइट ही तो चलेगा। h हाइट कौन सी वाली, जो अपने स्टैंडर्ड प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट हुआ करती थी, वही तो डाउनवर्ड में चलने वाला है। तो अगर मुझसे टाइम पूछा जाए तो टाइम विल बी इक्वल टू √2s यानी कि sy जो अपन h लिख सकते हैं एंड डिवाइडेड बाय g, बट g विल बी g डैश। तो अब इसका टाइम कितना हो गया देखो, 2h अपॉन g की वैल्यू अगर देखी जाए g डैश की एक्चुअली, तो g बाय 0.81 यहां आ जाएगा, और 0.81 का अगर स्क्वायर रूट ले लेता हूं तो आ जाएगा 0.9। सो टाइम जो है ये लग रहा है अपना 0.9 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल टाइम विच इज अपना t ले लेते हैं, t डैश इसको दे दिया मैंने नाम। तो एक चीज अपने को पता चल गई, टाइम और वेलोसिटी हमें पता ही है, तो लेट्स से d डैश निकाल लेते हैं या d1 निकाल लेते हैं। तो वो कितना हो जाएगा देखो, v0 cos थीटा तो हुआ वेलोसिटी इनटू टाइम लगा हमारे पास 0.9 और t, और इधर से इधर तक का जो टाइम है उसको क्या अपन ऐसा लिखते हैं 2, एक्चुअली 2 नहीं आएगा क्योंकि आधा ही टाइम ले रहे हैं अपन, तो ये हो जाएगा अपना u sin थीटा, u इज v0 इंटू साइन थीटा अपॉन g। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं तो 0.9 एंड दिस इज v0 स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g। अगर मुझे इसे नॉर्मल रेंज में बनाना है तो मैं क्या करता हूं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये हो जा रहा है 0.9
बाय 2, और ये जो पूरी की पूरी कहानी है, ये देखो साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा बिकम साइन 2 थीटा, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इज बेसिकली रेंज, और रेंज थी हमारे पास डी, तो ये आ जा रहा है कुछ 0.45 डी जैसा, डी डैश की वैल्यू। सो अपने पास जो टोटल डी नेट आ जाएगा फाइनली जो इसने पूछा था वो आ जाएगा डी बाई 2 प्लस डी डैश, यानी कि 0.5 डी प्लस 0.45 डी विच इज 0.95 डी। सो दिस विल बी योर आंसर। एन का वैल्यू पूछा था, आई थिंक 0.95 आ जाएगा, सो ये एक्चुअली यहाँ होगा, नॉट यहाँ। चलो तो अगेन आसान सा सवाल, बट आप इसमें देख सकते हैं कि 80% लोगों ने इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करी। रीजन बीइंग कि प्रोजेक्टाइल वाले जनरली सवाल अपन काफ़ी प्रैक्टिस कर रखे होते हैं, तो सवाल थोड़े सा आसान होते हैं। बस एक चेंज था, तो चेंज को अगर आप अच्छे से अकोमोडेट करते हैं तो आंसर आ जाएगा। अगले सवाल की बात करता हूँ। मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसमें के अपने भरा हुआ है, fills the space between the plates of a parallel plate capacitor. The plates have large area and the distance between them is d. The capacitor is connected to a battery of voltage V, और now both the plates are moved by a distance d by 2 from their original positions. Okay, तो ये दो प्लेट्स इधर अपनों ने एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाला हुआ है, और अब इन दोनों प्लेट्स को क्या करा, d by 2 से दूर लेके चले गए हैं। अभी भी ये जो डायलेक्ट्रिक है वो इतना ही थिकनेस का है, डी थिकनेस, यानी पूरा नहीं भरा हुआ है अभी भी। तो अब अगर अपन चेक करते हैं, इन्होंने पूछे क्या है, इन विच प्रोसेस गोइंग फ्रॉम द कॉन्फ़िगरेशन डिपिक्टेड इन फिगर 8 टू दैट इन फिगर बी, ए से बी में अपन जा रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला सवाल कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 2k, द कैपेसिटेंस इज डिक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ दिस, द वोल्टेज बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स इज इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ दिस, द वर्क डन इन द प्रोसेस डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। सो मोटा मोटा अपने को ये बात करनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो, कैपेसिटेंस कितना हो गया, ये सारी चीजें। सबसे पहला काम कर लेते हैं, कैपेसिटेंस कितना हो गया, क्योंकि वो आसान की कहानी है। इनिशियली अगर मैं कैपेसिटेंस की बात करता हूं तो सी नॉट विल बी व्हाट, के टाइम्स ऑफ सी। सी इज नॉर्मल अपना, जो एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी हो जाएगा, उसी को ले लेते हैं। तो इनिशियली इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इतना था। अब ध्यान से देखा जाए तो सी डैश जो है वो कितना हो गया होगा, तो सी डैश की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला गया है, तो अब इसके लिए अपन को फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाय के, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। अब टी यानी क्या होता है, थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, जो भी थिकनेस दे रखी होती है, तो ये डी है, तो दिस इज एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। डी क्या होता है, टोटल दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस, जो 2d है एक्चुअली में, तो सो 2d माइनस डी प्लस डी बाय के। चलिए जिसको सॉल्व कर लिया जाए, 2d माइनस डी इज d, सो एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d प्लस d बाय के, d कॉमन ले लियो, तो यहां से c डैश की वैल्यू आपको दिख रही है एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d इनटू 1 प्लस 1 बाय के, या बेसिकली k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d इनटू k प्लस 1, और ये जो पूरी चीज है यही तो c नॉट है, तो c डैश की वैल्यू कितनी बन गई, c नॉट अपॉन k प्लस 1। आई थिंक एक कैपेसिटेंस वाला सवाल भी पूछा गया था, डी ऑप्शन राइट, द कैपेसिटेंस इज डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 1 अपॉन k प्लस 1। दिख रहा है साफ साफ कि जो कैपेसिटेंस है वो 1 बाय k प्लस 1 हो गया है। नेक्स्ट, कमिंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, द वोल्टेज बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स इज इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ k प्लस 1। क्योंकि यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, तो ये बैटरी क्या करेगी, दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को हमेशा मेंटेन करके रखेगी, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, इनसाइड द इलेक्ट्रिक मटेरियल इज रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 2k, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज v इंटू डी। तो पहले प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डिस्टेंस जो थी वो d थी, अब दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी हो गई, 2d हो गई, वोल्टेज रिमेन्स सेम, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपना ट्वाइस हो जा रहा होगा। तो ये कह रहा था कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 2k, गलत हो गया। फिर कह रहा है कि द वर्क डन इन द प्रोसेस डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अगर मैं वर्क डन की बात करूं तो ऐसे से ऐसे करने में मुझे बेसिकली क्या करना पड़ा होगा, देखो नॉर्मल अगर वर्क डन की बात करते हैं तो ये आ जाएगा अपने पास में जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ रहा होगा, प्लस जो बैटरी ने वर्क डन किया होगा, कुछ हीट लॉस जो हुआ होगा। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां पर मुझे चार्ज को चेंज करना पड़ेगा, चार्ज इज बेसिकली c इंटू वी,
वोल्टेज तो कांस्टेंट है, लेकिन जो C है वो क्या हुआ है, चेंज हुआ है, और C चेंज हुआ है तो इस Q को भी क्या होना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा। और अगर मैं W इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी या डेल्टा Q इंटू वी से बात करता हूं, तो क्योंकि Q चेंज हुआ है और वो किसका फंक्शन होगा, K का फंक्शन होगा, सो W हैज टू बी अ फंक्शन ऑफ K। लेकिन ये अपने पास बात कर रहा था कि डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इट एक्चुअली डज, राइट। सो आई थिंक बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये इसका एनालिसिस हो गया, आप देख सकते हैं इसमें अगेन ज़्यादा बातें करने की है नहीं, आसान सा सवाल था, वैसे तो इजी कैटेगरी में आ जाएगा, कैलकुलेशन ज़्यादा इन्वॉल्व थी नहीं, नॉर्मली कॉन्सेप्चुअल बेस्ड सवाल ही था। बस तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि अपने दो केसेस होते हैं, एक कैपेसिटर जिसमें अपन बैटरी लगा के रखते हैं तो वोल्टेज मेंटेन होता है, और दूसरे वाले सिनेरियो में अपन बैटरी हटा देते हैं तो चार्ज मेंटेन होता है यहाँ पर, तो क्यू कांस्टेंट रहता है, उस पर बेस्ड ये सवाल था। चलो अगले सवाल पर बात करते हैं। अगेन करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। फिगर शो द सर्किट हैविंग 8 रेजिस्टेंस दे रखे हैं अपन को R1 से लेकर R तक, और वो कुछ इस तरीके के सर्किट में जमा रखे हैं। E1 और E2 ये जो बैटरीज हैं उनका पोटेंशियल अपने को दिया हुआ है, हमें ये सारी चीजें पता करनी है। तो मोटा मोटा हर एक केस में अपने को करंट ही पता करना है, करंट 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 करंट, R1 R2 R3 R5। R1 का है देख लेते हैं, R1 यानी कि ये वाला, यानी E1 बैटरी जो है उसके थ्रू कितना करंट जा रहा है ये पता करना है। देन R2 इज दिस रेजिस्टेंस, इसमें कितना जा रहा है वो पता करना है। R3 अगेन E2 में कितना जा रहा है ये पता करना है, और R5। तो कुल मिला के बात ये है कि दोनों बैटरीज के थ्रू करंट तो अपने को एनीवे पता करना है। अब अगर मैं इस सर्किट को थोड़ा सा एनालाइज करूं तो क्या दिख रहा है अपने को, ध्यान से देखा जाए तो ये जो सर्किट है, क्योंकि R सबकी वैल्यूज 1 है, तो ये जो सर्किट है इस एक्सिस के अबाउट एक्चुअली क्या है, सिमेट्रिक है, नीचे वैल्यूज और ऊपर वैल्यूज, नीचे वैल्यूज और ऊपर वैल्यूज। ये इसके अबाउट अगर सिमेट्रिक है तो क्या कर सकते हैं, सर्किट को अपन फ्लिप करके ऊपर लेके जा सकते हैं। अच्छा, एक और यहाँ पे सवाल आता है कि सर ये इस एक्सिस के अबाउट भी तो सिमेट्रिक है, क्योंकि अगेन रेजिस्टेंस की वैल्यू तो सेम है, और अगर ऐसा हो तो क्या इस R2 और R4 को हटाया जा सकता है, और अगर इसको हटाया जा सकता है तो R2 के थ्रू तो करंट जीरो आना चाहिए। तो आंसर इज नो, दिस सर्किट इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट दिस एक्सिस बिकॉज ऑफ दीज सेल या बैटरीज। इनके पोटेंशियल ध्यान से देखो, तो यही यहां पर इन लोगों ने थोड़ा स्मार्टली प्ले किया है कि दोनों बैटरीज का पोटेंशियल इज डिफरेंट। अगर ये सेम होता तो ये हट जाते और इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा होता। तो बच्चों ये चीज को तुम्हें स्पेशली ध्यान रखना है कि जब अपन सिमेट्री को सॉल्व कर रहे होते हैं तो ध्यान से एनालाइज करो उसको कि एक्चुअली में वो सिमेट्री बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है। इस एक्सिस के अबाउट ये सर्किट सिमेट्रिक है। तो अगर ये इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो देखो इसको अगर मैं रीड्रॉ करने की कोशिश करूं तो ये कैसा दिख रहा होगा, लेट अस सी। ये जब R5 उधर चला जाएगा तो R5 एंड R6 जो है वो पैरेलल में आ जाएंगे, और सबका 1 ओम था, तो ये जो ब्रांच है वो 1/2 देगी अपने को। पहले मैं स्ट्रेट ब्रांच को एज इट इज ड्रॉ कर देता हूं, ये सेल, ये रेजिस्टेंस, ये सेल, ये रेजिस्टेंस। ऊपर वाली जो ब्रांच है वो तुम्हारा 1/2 हो गया। क्या ये ब्रांच भी 1/2 हो गई होगी, क्योंकि अगेन R2 और R4 का जो कॉम्बिनेशन आएगा वो भी 1/2 ही देगा तुम्हें। एंड सिमिलरली R7 और R8 का जो आएगा वो भी तुम्हें क्या देगा, 1/2 ओम ही देगा। अब तो ये बेसिक सा सवाल बन गया, बहुत सारे तरीके अपन अपने पास इसको सॉल्व करने के। E2 मेरे पास दिया हुआ है 6 वोल्ट, ये अगेन 1 ओम ही रहा, और E1 मेरे पास दिया हुआ है 12 वोल्ट, और ये अगेन 1 ओम ही रहा। तो इसको अपन किरचॉफ्स लॉ या सुपरपोजिशन या अपने जो पोटेंशियल मेथड जो होता है उससे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं इस सर्किट को सॉल्व करने के। मेन बात है कि यहाँ पर कैसे पहुंचा जाएगा। तो अगेन स्टोरी यही है कि इन दोनों बैटरीज के थ्रू तो आपको करंट फिर भी पता करना ही है। सो केवीएल से शुरू हो जाता है। लेट अस से कि ये बड़ी बैटरी जो है 12 वोल्ट वाली, उसने करंट अपने को आई दिया, ऊपर लेट से आई डैश करंट चला गया, यहाँ जो करंट जाएगा वो आई माइनस आई डैश जाएगा, वही आई माइनस आई डैश यहाँ से घूमेगा, एंड यहाँ से आई डैश आ रहा है तो दोनों मिलके क्या बना लेंगे, आई बना लेंगे, और आई वापस यहाँ से ऐसे कर जाएगा। तो दो अननोन है हमारे पास, आई और आई डैश, दो लूप दिख रहे हैं साफ साफ, दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। चलो मैं इस पॉइंट से शुरू हो जाता हूँ, इस लूप में ऐसे चल रहा हूँ। तो यहाँ से शुरू हो रहे हैं तो 1/2 आई, एक इक्वेशन हमको दिख रही है कि 1/2 आई, एंड देन फिर इधर मूव करें अपन तो नेगेटिव टर्मिनल दिखता है सेल का, सेल के लिए साइन कन्वेंशन इज कि जो सेकंड टर्मिनल दिखता है तो ये हो जाएगा -6, एंड देन अगेन अपोजिट टू द करंट की डायरेक्शन, तो फिर से प्लस का आ जाएगा। 1/2 में एक्चुअली करंट इज आई माइनस आई डैश। बस यही बच्चों तुम्हें गलतियों का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसमें कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो आई माइनस आई डैश 1/2 में जा रहा है और हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन है। सो आई माइनस आई डैश इन टू हाफ डिवाइड बाई 2 कर दिया।
देन मूव करें तो माइनस का 6 एंड देन फिर ऊपर चले गए तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, उससे पहले ये वाला चीज। सो अगेन प्लस का 1 इंटू आई माइनस आई डैश एंड देन ऊपर चले गए तो ये हो जाएगा माइनस का आई डैश डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये बन गई अपनी पहली इक्वेशन, I/2 और इधर आई इज 3I/2। आई डैश की बात कर लेते हैं, आई डैश बाई 2 और माइनस आई डैश बाई 2 इज आई डैश और अगेन माइनस आई डैश, तो बेसिकली माइनस का 2 आई डैश एंड व्हाट एल्स, ये माइनस का 6 ही आई थिंक, दैट्स इट। तो इसको उधर भेज देंगे 6। 2 थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो 3i माइनस 4i डैश इज इक्वल टू 12। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सो पहली इक्वेशन बन चुकी है बच्चों अपनी। दूसरी इक्वेशन के लिए अपन क्या करते हैं, इस लूप में मैं अगेन ऐसे घूम जा रहा हूं। तो दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए यहां से स्टार्ट करते हैं फिर से। तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट नेगेटिव, सो माइनस का 1/2i। फिर अपन पहुंचे यहां पर, तो अगेन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट माइनस का i। फिर बैटरी का आपको प्लस का टर्मिनल दिख रहा है तो प्लस का 12 वोल्ट एंड देन फिर ऐसे ऊपर चले जाओगे तो माइनस का आई डैश बाय 2 एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। यहां से फिर से हमें समझ में आ रहा है कि दिस इज माइनस का 3i/2 एंड दिस इज माइनस का i डैश बाय 2 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का 12। माइनस कॉमन लेके 2 को उधर भेज दिया जाए तो 3i प्लस i डैश इज इक्वल टू 24। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से सॉल्व कर लिया जाए तो आई थिंक हमारे पास i और i डैश की वैल्यू मिल जाएगी। तो 2 - 1 अगर कर दिया जाए तो ये है i डैश, ये है 4i डैश, तो 5i डैश। तो अगर मैं 2 - 1 करता हूं सो 5i डैश की वैल्यू मुझे मिल रही होगी 24 - 12। तो i डैश की वैल्यू मुझे मिल रही है 12/5। सिमिलरली i की वैल्यू, तो i की वैल्यू के लिए क्या करा जाए, यहाँ पे वैल्यूज डाल देते हैं। तो 3i इज इक्वल टू 24 माइनस i डैश, सो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 24 माइनस i डैश। i डैश इज 12/5। 1/3 को अंदर भेजा तो दिस इज 8 माइनस 4/5 हो जाएगा 40 माइनस 4 विच इज 36/5 एंड 36/5 इज अराउंड 7.2 एम्पियर एंड दिस i डैश इज अगेन कितना आ जाएगा 2.4 के आसपास। चलो अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं क्योंकि मोटा मोटा अपन ने सारी चीजें को सॉल्व कर लिया है। तो लेट अस चेक दी क्वेश्चंस या ऑप्शंस। पहला कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द R1। R1 जो है बच्चों वो E1 वाली बैटरी है। तो अगर E1 वाली बैटरी पर मैं फोकस करता हूं, इसको मैं हटा देता हूं ताकि अपन क्लियरली इसको बना पाए। तो E1 वाली जो बैटरी है उसमें अपनों ने करंट को माना था कितना I। सो I की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही थी बच्चों निकल के 7.2। तो यानी जो पहला वाला आंसर है वो तो अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दूसरे वाले केस के लिए अपन क्या कर सकते हैं कि R2 की वैल्यू, R2 के थ्रू जो जा रहा है, R2 था यहाँ पर, लेकिन बच्चों अपनों ने अपना इस सर्किट को जब सॉल्व किया था तो R2 और R4 मिला के ये वाला करंट बोला था। सो बेसिकली देखा जाए और दोनों इक्वल थे तो I डैश जो है वो मिला के R2 और R4 के कॉम्बिनेशन में जा रही है। तो R2 और R4 में इक्वल इक्वल करंट डिवाइड होना चाहिए। सो अगर मैं ध्यान से देखूं I डैश की वैल्यू हमारे पास आ रही थी 2.4 के इक्वल, तो 2.4 का आधा अगेन कितना कितना चला जाएगा 1/2। ये बात समझ में आ रही है कि अगर मैं यहाँ पर ये R4 को डिवाइड कर देता हूं तो जो I डैश है 2.4 वो तो यहां से चली और वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में चली, तो यानी कि यहां से कितनी गई 1/2 और यहां से भी कितनी गई 1/2 एम्पियर। सो R2 और R4 दोनों में पूछा जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा 1/2 एम्पियर आ जाएगा। अगले पे अगर चलते हैं तो R3 था बच्चों अपना E2 वाला जो था I माइनस I डैश। अगर मैं I माइनस I डैश की वैल्यू निकालता हूं तो I था हमारे पास में 36/5 माइनस I डैश की जो वैल्यू थी वो थी 12/5, तो ये निकल के आ रही है 24/5 और ये आई थिंक कितना कह रहे थे राइट 4.8 अपना 24/5 की वैल्यू आ जाएगी। फिर डी ऑप्शन की अगर बात करूं R5 कहां पर, ये रहा। तो अगेन ध्यान से देखा जाए तो R5 को हमने R5 नहीं रहने दिया था, ये 1/2 कर दिया था और इसमें भी I माइनस I डैश ही जा रही है। तो 4.8 का आधा आधा फिर से डिवाइड हुआ होगा इन दोनों में विच इज अगेन 2.4 एम्पियर। सो बेसिकली चारों ऑप्शन आई थिंक सही हो जाएंगे अपने, राइट। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, राइट। ABCD इन्होंने चारों के चारों ऑप्शंस को सही दिया हुआ है। सो अगेन बच्चों देखो सवाल आसान था लेकिन बहुत सारी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, तो हो सकता है कि बीच में कहीं ना कहीं इक्वेशन बनाने में हमसे गलती हो जाए एंड देन फिर हम फंस जाए।
चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल कह रहा है कि एक आइडियल गैस है, डेंसिटी दे रखी है उसकी, एंटर्स अ चिमनी ऑफ हाइट h एट द रेट ऑफ अल्फा, अल्फा इज किलोग्राम पर सेकेंड, यूनिट से अपन पता कर सकते हैं कि एक्चुअली मास फ्लो रेट दी हुई है इन्होंने जो इस चिमनी में एंटर कर रही है गैस। आगे बोला जा रहा है कि एंड एस्केप्स थ्रू द अपर एंड एज शोन इन द फिगर, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द लोअर एंड इज A1, इसकी वैल्यू दे रखी है अपन को विच इज 0.1, एंड देन अपने को कह रखा है कि ऊपर वाला जो एरिया है वो भी 0.4 है, राइट। द प्रेशर एंड द टेम्परेचर ऑफ द गैस एट द लोअर एंड आर 600 पास्कल एंड टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन, एंड while its temperature at the upper end is 150 Kelvin। प्रेशर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। द चिमनी इज हीट इंसुलेटेड, एक इंफॉर्मेशन देखो, अब ये तो पूरा का पूरा डेटा है। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो पहले तो मैंने क्या किया, डेटा लिख लिया सारा, ऐसा जी कोई काम का था नहीं, इसको आगे यूज करेंगे। जो काम की बात है वो यहां से स्टार्ट हुई है। देखो कि द चिमनी इज हीट इंसुलेटेड, इसका क्या मतलब हुआ? चिमनी हीट इंसुलेटेड का मतलब कि जैसे ये गैस अंदर जा रही होगी तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि एरिया कम ज्यादा हो रहा है, तो कंप्रेस एक्सपांड हुई होगी ये गैस, तो सारा का सारा डेटा चेंज हुआ होगा। बट वो कैसे हुआ है वो कौन बता रहा है? ये वाली लाइन बता रही है। हीट इंसुलेशन का मतलब बेसिकली हम क्या मानेंगे, हीट का लॉस नहीं हुआ है, एंड दैट इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये सारी की सारी जो चीजें हमें यूटिलाइज करनी है वो कैसे यूटिलाइज करनी है? एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू यूटिलाइज करनी है। तो ये अपने काम की बात आ गई। गैस एंड वो उन्होंने दे भी दिया हुआ है, अगर नहीं देते तो भी हम समझ जाते। एडियाबैटिक एक्सपांशन फॉलो कर रही है। जी की वैल्यू ये सब है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट यानी गामा की वैल्यू दे रखी है अपन को 2, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इग्नोर करना है। तो हमें बताने इन सारे सवालों के जवाब। पहले सवाल पे आता हूं मैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रेशर ऑफ द गैस एट द अपर एंड ऑफ द चिमनी इज 300 पास्कल। अब साफ साफ दिया हुआ है कि एडियाबैटिक प्रोसेस है, इधर का प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, इधर का टेम्परेचर दिया हुआ है, तो क्यों ना उधर का प्रेशर आ जाएगा। तो एडियाबैटिक स्टेट इक्वेशन होती है P1 माइनस गामा, T गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो यहां से हमें मिला, लोअर एंड को मैं 1 ले लेता हूं और अपर एंड को मैं 2 ले लेता हूं। सो P1 अपॉन P2 इज T2 अपॉन T1 की पावर गामा, और ये हो जाएगा 1 माइनस गामा। P1 हमें दिया हुआ था 600 पास्कल, P2 हमें पता करना है, 1 माइनस गामा इज बेसिकली माइनस का 1, T2 हमें दिया हुआ है 150, और T1 हमें दिया हुआ है 300 की पावर गामा विच इज 2। ये घटा 2 बार तो यहां पर आ जाएगा 1/4। 600 बाई P है, इसको रिवर्स कर सकते हैं, तो यानी कि P बाय 600 जो है ये बन रहा है अपना 1/4। सो P की वैल्यू इन शॉर्ट निकल के आ जाएगी 150 पास्कल। लेट्स सी कितना दे रहे हैं ये लोग। ये कह रहे हैं कि 300 पास्कल है, जो कि गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगर द वेलोसिटी ऑफ द गैस एट द लोअर एंड ऑफ द चिमनी इज इतनी है, तो हमें एक चीज दी हुई थी यहाँ पर कि जो मास फ्लो रेट यानी जितने मास पर यूनिट टाइम में गैस एंटर कर रही है वो दिया गया था, और डेंसिटी भी दी गई थी। तो हमें पता करना था कि इसकी वेलोसिटी कितनी है। तो बच्चों ध्यान से देखो, dm/dt हम क्या लिखते हैं? मास फ्लो रेट की वैल्यू होती है हमारे पास रो इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी, इन शॉर्ट डेंसिटी इंटू वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को लिखा जा सकता है एरिया इंटू वेलोसिटी से। डेंसिटी एट द लोअर एंड आई थिंक हमें दी हुई थी 0.1 इज द एरिया मीटर स्क्वायर। लेट अस सी की डेंसिटी हमें दे रखी थी लोअर पॉइंट पर, बिल्कुल दे रखी थी, ये रही। आइडियल गैस ऑफ अ डेंसिटी 0.2 kg पर मीटर क्यूब एंटर्स अ चिमनी। तो यहाँ की जो डेंसिटी है वो हमें दी हुई थी 0.2 kg पर मीटर क्यूब, करेक्ट। और एरिया भी हमें दिया हुआ था 0.1। सो डेंसिटी दे रखी है 0.2, एरिया दे रखा है 0.1 इनटू वेलोसिटी, और dm/dt। अच्छा एक और चीज, dm/dt कांस्टेंट रहेगी क्योंकि गैस कंप्रेस एक्सपांड हो सकती है, उसके मॉलिक्यूल्स कम और ज्यादा नहीं हो सकते हैं, तो मास अपना चेंज नहीं होगा पर यूनिट टाइम में। सो 0.8 रिमेन्स कांस्टेंट। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए तो दिस इज 4.1 इधर आएगा, तो v विल बी इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। लेट्स सी ये लोग क्या कह रहे थे, 40 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा अपना, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आगे इन्होंने एक और बात और कर रखी है कि अपर एंड पर जो वेलोसिटी है वो 20 है। लेट अस सी कि वो 20 है कि नहीं। अब देखो बच्चों यहाँ पर एक गलती होने के बहुत चांस, ये मैं अगेन थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ, पेपर की बात नहीं करके। जनरली हम क्या करेंगे कि सर ये सवाल हो सकता है कि फ्लूइड मैकेनिक्स टाइप का है जिसमें गैस हम डाल देते हैं, वो टाइप का सवाल हो सकता है। तो हम कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं कि A1 V1 इक्वल टू A2 V2 हो जाएगी। बट बच्चों ये चीज हो जाएगी गलत।
क्यों गलत हो जाएगी? क्योंकि ध्यान से अगर तुम याद करो तो बर्नौलीज थ्योरम और कंटिन्यूटी थ्योरम सारी की सारी चीजें हमारे पास होती थी जब बेसिकली डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट रहे, लेकिन इस सवाल में डेंसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी बिकॉज दिस प्रोसेस इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस, एक्सपांड हो रही है, तो डेंसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो यानी अपन a1v1 इक्वल टू a2v2 नहीं कर सकते। तो अब क्या करेंगे? अगेन मास फ्लो रेट हमारी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो हमें डेंसिटी वहां पर निकालनी पड़ेगी कि इस पॉइंट पर डेंसिटी कितनी हो गई है। तो इधर से डेंसिटी निकालने के लिए क्या करा जाए? P इक्वल टू RT लगा देते हैं। सो या PM इज इक्वल टू रो RT लगा देते हैं। ध्यान से देखा जाए तो मॉलिक्यूलर मास क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, R कांस्टेंट रहेगा। सो रो जो है वो डिपेंड कर रहा है प्रेशर अपॉन टेम्परेचर पर। तो अगर मैं इसको रो2 बाय रो1 कर देता हूं तो दिस विल बी P2 बाय P1 इनटू T1 बाय T2। रो2 अपर एंड पर जो हमें पता करना है, रो1 हो जाएगा अपना 0.2 जो सेंट पर थी। देन अपने को P2 इज द टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो हम निकाल चुके हैं, कितना आया था हमारा? 150 पास्कल। और P1 इन्होंने दिया हुआ है 600 पास्कल इनटू T1 है अपना 300 केल्विन और T2 है अपना 150 केल्विन। ये हुआ 2, ये हुआ 4, ये हुआ 2। सो बेसिकली रो2 की वैल्यू निकल के आ जा रही है 0.1 kg पर मीटर क्यूब, जो डेंसिटी कम होगी और ऑब्वियसली बात है कम भी हो जानी चाहिए थी क्योंकि एरिया बढ़ जा रहा है। सो डेंसिटी आ गई है हमारे पास, तो क्या अपन वेलोसिटी निकाल सकते हैं? अगेन यही स्टोरी मैं यूज कर रहा हूं यहां पर सेकेंड पार्ट या बेसिकली अपर पार्ट के लिए। तो अपर पार्ट के लिए देखो dm बाई dt रिमेन्स सेम 0.8, डेंसिटी हम पता कर चुके हैं 0.1 इनटू एरिया जो ऊपर वाला दिया हुआ है इन्होंने वो है अपने पास में 0.4, तो ये हो गया 0.4 इनटू वेलोसिटी। सो ये साफ साफ दिख रहा है अपने को कि कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड है। तो नाउ आई कैन से कि सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो 40 नहीं आएगा बच्चों, ये ध्यान रखना, a1v1 अपन a1v1 इक्वल टू a2v2 यूज नहीं कर सकते। अगला सवाल देखो, अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हाइट ऑफ द चिमनी। तो क्या फिर से मैं बर्नौलीज इक्वेशन यूज कर सकता हूं? नहीं। बर्नौलीज इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ यूज होती है आइडियल फ्लो के लिए या इनकंप्रेसिबल फ्लो के लिए। अभी अभी अपन ने चेक किया कि क्या हो रहा है, डेंसिटी चेंज हो रही है। अच्छा, लेकिन इसका आंसर अगर मुझे निकालना है तो मैं ये चेक कर लूं कि 590 है कि नहीं बर्नौलीज थ्योरम यूज करके। यानी अगर बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करी जाए और उसका आंसर अगर 590 आ जाए, दैट मींस कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये एक थोड़ा सा तरीका हो सकता है, शॉर्ट ट्रिक हो सकती है इस चीज को सॉल्व करने का। बाकी मैं प्रोसेस अभी डिस्कस करते हैं अपन आगे। अगले सवाल में डेंसिटी ऑफ द गैस एट द अपर एंड 0.05 थी, जो कि आंसर गलत हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट आया, सी के बारे में हमें नहीं पता है कि सी आंसर है कि नहीं। सो लेट अस सी। अगर मैं बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करता हूं दोनों एंड पर, P1 प्लस हाफ रो1 v स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो2 v स्क्वायर प्लस रो जी एच। वो रो2 है, इधर की जो डेंसिटी है वो रो2 है, राइट। तो P1 अपने को दिया हुआ था इस एंड पर 600 पास्कल प्लस हाफ डेंसिटी दी हुई थी 0.1 इनटू वेलोसिटी निकाल ली थी हमने 40, राइट। लोअर एंड पर 40 थी, तो ये हो जाएगा 1600 इज इक्वल टू P2 हमने निकाला था 150 प्लस हाफ रो हमने निकाला था 0.1 और वेलोसिटी आई थी 20 40 400 प्लस का रो जी एच। चलो अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा अपना 800 इंटू 0.1 इज 80, तो ये हो गया 680 माइनस इसको सॉल्व कर लिया जाए तो ये हो गया 200, तो यानी 20, तो 170 इज इक्वल टू, ये थी अपनी रो2 इज 0.1 इंटू जी इज 10 इंटू एच। तो ये हो जाएगा अपना 170 और दिस इज 560 और ये तो 1 हो गया। सो ध्यान से देखा जाए एक्चुअली तो 590, तो ये वाली की आंसर अपना गलत हो जाएगा और ये आंसर गलत हो गया, तो आई थिंक आंसर आ जाएंगे अपने ओनली बी। ये भी अपना आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो अगेन देखो, अच्छा सवाल था, थोड़ा सा और इसको मैं कंक्लूड करके बता देता हूँ। हुआ क्या कि एक चिमनी दी हुई थी अपने को, गैस एंटर कर रही है इधर से, बट द थिंग इज कि वो जो गैस है वो कोई दूसरे प्रोसेस के थ्रू एग्जिट हो रही है और वो प्रोसेस हमें दिया हुआ था कि एडियाबैटिक एक्सपांशन है। तो इंपॉर्टेंट बात, इसमें अपन बर्नौलीज थ्योरम या कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप सॉल्यूशन अगेन ये चेक कर सकते हैं।
क्वेश्चन एनालिसिस अगेन हार्ड की कैटेगरी में डाला जाएगा, कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है, हो सकता है कि बीच में गलती हो जाए। चलो अगले सवाल पे चलें। अगर रे ऑप्टिक्स से अगला सवाल आया, कह रहा है कि 3 प्लेन मिरर्स हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं और हर एक की लेंथ दे रखी है L है। देयर इज अ स्मॉल होल एट अ डिस्टेंस L ग्रेटर देन 0 फ्रॉम वन ऑफ द कॉर्नर, और कह रहा है रे ऑफ लाइट इज प्रेजेंट पास थ्रू दी होल एट एन एंगल थीटा एंड कैन ओनली कम आउट थ्रू दी सेम होल। ठीक है, मतलब पूरे जो सिस्टम है उसमें सिर्फ एक ही होल लगाया हुआ है और जो लाइट जहां से एंटर कर रही है सिर्फ वहीं से ही बाहर आ सकती है। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मिरर कॉन्फ़िगरेशन एंड द रे ऑफ लाइट लाई ऑन दी सेम प्लेन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये सब बातें अपने को डिस्कस करनी है। चलो पहले सवाल पे अगर अपन चलते हैं तो द रे ऑफ लाइट विल कम आउट फॉर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री फॉर एल की वैल्यू जो है वो 0 से कैपिटल एल के बीच में कहीं पर भी हो जानी चाहिए, मतलब कोई भी रैंडम वैल्यू के लिए, और थीटा दे रखा है इन्होंने 30 डिग्री। तो अगर ये 30 डिग्री देखो यहाँ से तो कोई रिफ्लेक्शन होगा नहीं, तो ये सीधी सीधी जा रही होगी, तो यहाँ पर आकर ये टकराएगी। अगर ये थीटा 30 है तो ये भी 30 होगा, और ऑलरेडी इक्विलेटरल ट्राइंगल था तो ये 60 हो जाएगा, और अगर ये 60 है ये 30 है तो हमें पता है कि ये कितना होने वाला है 90। सो इन शॉर्ट देखा जाए तो ये कैसे इंसिडेंट हो रही है, यहाँ पर परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है, और हमें पता है कि अगर कोई भी रे किसी भी मिरर पर परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है तो वो लौट के वापस आ जाती है। तो द रे ऑफ लाइट विल कम आउट फॉर थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, यानी कि दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई भी रिफ्लेक्शन ये सफर नहीं करेगी, सीधा सीधा बाहर आ जा रही होगी। अगले सवाल पर अगर चलें, सो देयर इज एन एंगल फॉर L इक्वल टू L/2 एट विच द रे ऑफ लाइट विल कम आउट आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस। ओके, तो L/2 यहां कहीं होगा, यहां पर अब होल बनाया हुआ है तो ये लाइट ऐसे कहीं जा रही होगी। अब अगर ये L/2 पर है तो सिमेट्री से अपन ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल होगा वो 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। तो दैट मीन्स कि अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं तो इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंट बनेगा वो 30 डिग्री बनेगा, और अगर ये 30 डिग्री बनेगा तो ये कुल मिला के 90 हो जाएगा। तो बेसिकली जो रे है अगेन कैसे जा रही होगी, ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जा रही होगी, क्योंकि दिस हैज टू बी 60 डिग्री। ये 30 हो गया, राइट। अब इसने पहला रिफ्लेक्शन यहां सफर करा, दूसरा रिफ्लेक्शन यहां सफर करा। ये कह रहा है कि देयर इज एन एंगल फॉर दिस एट विच द रे ऑफ लाइट विल कम आउट आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस। लेट अस सी कि यहां से बाहर आ रही है क्या, बिल्कुल आएगी। देखो ये अगर मैं बात करूं तो ये L/2 है, ये भी कितनी है L/2 है, और जब ये यहां पे जाके टकराई थी तो ये भी कितनी होगी L/2 होगी, और ये भी कितना होगा L/2 होगा। सो दैट शोज कि ये सिमेट्रिकली वापस कहां से बाहर आ जाएगी, यहां से बाहर आ जाएगी। तो बेसिकली इसने कितने रिफ्लेक्शन सफर करे, एक ये वाला रिफ्लेक्शन और दूसरा ये वाला रिफ्लेक्शन। तो सीधी सी बात है कि L/2 पर अगर लाइट आप भेजोगे तो वो 2 रिफ्लेक्शन के बाद में वापस उसी होल से निकल के आ जाएगी। तो यानी कि दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सी ऑप्शन कह रहा है कि द रे ऑफ लाइट विल नेवर कम आउट फॉर थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड L इक्वल टू L/3। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री और L इक्वल टू L/3 के लिए रे कभी भी वापस नहीं आएगी। तो लेट अस L इक्वल टू L/3 जो है वो यहां कहीं होगा, तो रे ऐसे जा रही होगी, और ये L/3 है तो सीधी सी बात है ये भी कितना होना चाहिए L/3, तो ये 2L/3 हो जाना चाहिए। एंगल्स वगैरह देख लेते हैं एक बार, ये 60 है, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, यही सेम कहानी जो यहां बन रही थी। और ये सीधी सी बात है फिर से कैसे जानी चाहिए, पैरेलल टू द बेस जानी चाहिए, और ये भी कितना हो जाएगा अपना 60 डिग्री हो जाएगा, करेक्ट। अब अगेन ऊपर वाला L/3 है तो ये फिर से सिमेट्रिकली यहां टकराएगी, और ये क्या होगा फिर से L/3 हो जाएगा। तो यानी पहला रिफ्लेक्शन इसका यहां चला, दूसरा यहां चला, उसके बाद ये फिर से टकराएगी। अगेन सारे के सारे एंगल 60-60 चल रहे हैं, तो मैं फिर से इसको सिमेट्रिकली क्या कर दूंगा, पैरेलल टू द बेस कर दूंगा, एंड अगेन यहाँ पर आकर टकराएगी। अब ये जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी L/3 हो जाएगी, एंड देन अगर ध्यान से देखा जाए तो ये रे वापस यहाँ से बाहर आ जाएगी। सो एक्चुअली टोटल रिफ्लेक्शन की बात करी जाए तो कितना हुआ, देखो यहां से रे एंटर करी, ये हुआ अपना पहला रिफ्लेक्शन, फिर उधर गई, दूसरा रिफ्लेक्शन, फिर इधर आई, तीसरा रिफ्लेक्शन, फिर यहाँ गई, फोर्थ रिफ्लेक्शन, एंड देन यहाँ गई, फिफ्थ रिफ्लेक्शन में ये लाइट बाहर आ जाएगी। बट ये कह रहा था कि लाइट विल नेवर कम आउट फॉर थीटा इक्वल्स टू 60 एंड L इक्वल टू L/3। देख सकते हैं आप साफ साफ कि लाइट बाहर आ रही है, यानी कि दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। जो सी ऑप्शन है अपना वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डी क्या कह रहा है, द रे ऑफ लाइट विल कम आउट फॉर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री एंड L इक्वल टू 0 से L/2। जो मैं ध्यान से देखूं अगर तो L/3 भी तो इसी रेंज में लाया करता है। कह रहा है आफ्टर 6 रिफ्लेक्शन बाहर आएगी, नहीं आएगी बिल्कुल,
5 रिफ्लेक्शन के बाद में क्या होगी, लाइट बाहर आ जाएगी। अच्छा, ये जो वैल्यू है ये L/2 से लेके कोई भी वैल्यू के लिए हो सकती थी सेम चीज। अगर L/2 पर पहुंच जाएंगे तो ये वाला सिनेरियो हो जाएगा। तो इन शॉर्ट मोटा मोटा बात निकल के कंक्लूजन ये आया कि अगर मैं L/2 से इधर किसी भी हिस्से में लाइट को एंटर करवाता हूं तो बनेगा सिनेरियो नंबर दिस, जो 5 रिफ्लेक्शन के बाद में लाइट को बाहर भेजेगा। और अगर मैं L/2 से इसको भगाता हूं तो बनेगा सिनेरियो दिस, जो 2 रिफ्लेक्शन के बाद में लाइट को बाहर भेज देगा। तो यानी कि ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा अपना, गलत हो जाएगा बच्चों। तो ये अपना इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। एनालिसिस आप देख सकते हैं, अगेन कैलकुलेशन ज्यादा थी नहीं, सिर्फ बेसिक सी ज्योमेट्री अगर आपको आती है, जो 10th क्लास की ज्योमेट्री है कि कौन से एंगल को कैसे लिया जाता है और रिफ्लेक्शन में एंगल सेम होते हैं, वो सारी कहानी अगर आप कर लेते हो इजीली तो आई थिंक ये सवाल डूएबल बन जाएगा। बट मोस्ट ऑफ द लोगों ने इसको छोड़ दिया था। ध्यान से देखा जाए तो ऑलमोस्ट 35% लोग ही इसको क्या किए, अटेम्प्ट किए, क्योंकि वो जो सिमेट्री है वो उस टाइम पर सोच पाना इज अ क्वाइट डिफिकल्ट टास्क, इसलिए शायद बच्चों ने छोड़ दिया इसको। अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल आया अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक का। तो 6 चार्जेस आर प्लेस्ड अराउंड अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड लेंथ a as shown in the figure. 5 of them have charge q and the remaining one has charge x. ओके, तो ये अपने 5 चार्जेस रखे हुए बच्चे यहाँ पर, और यहाँ रखा हुआ है अपना x चार्ज, कोई भी अननोन होगा। The perpendicular from each charge to the nearest hexagon side passes through the center O of the hexagon and is bisected by the side. ओके, तो ये जो साइड्स हैं वो इक्वल के रखी हैं और ये 90 डिग्री बनाया हुआ, ये इंफॉर्मेशन अपने को प्रोवाइडेड है। कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है। पहला वाल, व्हेन x इक्वल टू q है तो मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड O इज एट O इज 0। सीधी सी बात है, अगर ये q कर दूंगा मैं तो ये फिर से ध्यान से देखा जाए तो एक रेगुलर शेप बन जाएगी, रेगुलर पॉलीगन बन जाएगा ये। और अगर ये रेगुलर पॉलीगन बन जाएगा तो रेगुलर पॉलीगन के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या आता है, 0 आता है, अगर उसके कॉर्नर पर इक्वल चार्जेस रख दिए जाए तो। यानी ऑप्शन 1 जो है अपना वो करेक्ट हो जाएगा। बी की बात करते हैं। अगर कह रहा है कि x की वैल्यू माइनस क्यों कर दो, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट O इज इतना होता है। लेट अस सी। अच्छा, इसमें अपन थोड़ा सा चेंज क्या करते थे कि अगर ये माइनस क्यू है, यहां पर एक तो मैं q रख देता हूं और दूसरा रख देता हूं मैं -2q। क्या इसकी वैल्यू -q आ जाएगी निकल के? सीधी सी बात है। ऐसा क्यों कर रहे हैं ध्यान से देखा जाए तो, क्योंकि मुझे बाकी सारे चार्जेस की कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े। क्या होगा कि ये जो q है बाकी 5 चार्जेस के साथ मिलके इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस करेगा, 0। लेकिन बचा जो -2q है वो तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा होगा। मतलब सीधी सी बात है, नॉन जीरो तो आएगा, लेकिन अपने को कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ किसकी करनी पड़ेगी, -2q की। यानी कि जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट था कि रेगुलर पॉलीगन के कॉर्नर्स पर अगर इक्वल चार्ज रखे हो तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आता है, उसी बात को मैं यूज कर रहा हूं सेकेंड ऑप्शन में भी। तो बेसिकली हमें पता करना है -2q की वजह से, तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2q अपॉन r²। और r यानी कि ये वाली वैल्यू। इस वाली वैल्यू को कैसे निकाला जा सकता है? ठीक, अगर मैं ये रेगुलर हेक्सागन अपने को दिया हुआ था, इसमें थोड़ी सी ज्योमेट्री लगा लेता हूं। सो ये जो है ये a/2 हो जाएगी, और ये जो एंगल है वो 60 डिग्री होता है, राइट। तो यहां से अगर मैं tan थीटा लगा लेता हूं, सो tan 60 विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर x हो गया, लेट्स से ये डिस्टेंस को x मान लेते हैं, और बेस हो गया अपने पास a/2, और tan 60 इज √3। सो x की वैल्यू निकल के आ जा रही है √3 a/2। तो अपना डिस्टेंस जो है वो डबल था, तो यानी कि जो टोटल r हम लिख रहे हैं उस r की वैल्यू को क्या √3a लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है, राइट। तो यहाँ पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाया kq अपॉन r²। k का वैल्यू इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि उसी फॉर्म में दिया हुआ है तो मैं पहले ही चेंज कर दे रहा हूँ। और चार्ज हमने पास बचा हुआ था 2q, और r जो है हमारा वो कितना है, √3a का स्क्वायर विच इज 3a²। तो उससे ये कटा, तो दिस इज इक्वल टू q 2 × 3 6 पाई एप्सिलॉन नॉट a²। तो ये आ जाएगा अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। आई थिंक यही कह रहा था, तो सही हो जाएगा। ऑलराइट, सी पर चलते हैं। जब x की वैल्यू 2q हो जाए तो पोटेंशियल एट O बता दो कितना है। तो पोटेंशियल, अब देखो टोटल अपने पास 6 चार्जेस होंगे, 6 में से जो 5 हैं वो तो सेम q वाले हैं, और ये जो है वो 2q वाला है। तो अगर टोटल पोटेंशियल पता करना है तो 5 × kq, आई थिंक इन्होंने एप्सिलॉन नॉट में लिखा हुआ है, तो फिर से मैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चेंज कर लेता हूँ। ओके जी, तो ये हो जाएगा 5 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q/r, r इज √3a, राइट, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2q/√3a।
तो ध्यान से देखा जाए तो 5q प्लस 2q हो जाएगा अपना 7q अपॉन इधर आ जाएगा 4πε0 रूट 3a। क्या ऐसा कुछ आ रहा है? बिल्कुल। तो सी ऑप्शन में अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन बच्चों कह रहा है कि x की वैल्यू अगर -3q रख दो आप तो पोटेंशियल एट O जो है वो इतना आता है। लेट अस सी आता है क्या। अगेन इसी मैं चेंज कर सकता हूं कि वोल्टेज या पोटेंशियल जो है 5 चार्जेस की वजह से आएगा 4πε0 q बाय रूट 3a प्लस इसमें कह रहा है कि x पर आप कितना रख दो -3q रख दो तो माइनस का 3q अपॉन 4πε0 इनटू अगेन कितना आ जाएगा रूट 3a आ जाएगा। सो 5q माइनस 3q इज 2q अपॉन 4 रूट 3πε0a। यह आ जाएगा अपना फोर्थ का आंसर जो बिल्कुल नहीं है क्योंकि यहां पर कह रहा है ये 3q है। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा अपना गलत। तो यानी कि आंसर हो जाएंगे ए बी सी अपने। तो अगेन आसान सा सवाल था, बेसिक सी कैलकुलेशन है, ज़्यादा लेंदी भी नहीं है। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ बच्चे इसको टिक कर पा रहे होंगे। बिल्कुल। तो 33 ने अटेम्प्ट किया था जिसमें से अपने पास 20% से ज़्यादा लोगों ने इसको सही किया है। तो ईजी सी कैलकुलेशन आ जाएगी इसमें। अगेन आगे वाले सवाल में देखो न्यूक्लियर फिजिक्स से सवाल आया है, बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बात कर रहा है कि द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन अ न्यूक्लियस कैन बी अफेक्टेड बाय द पेयर वाइज कूलम्ब रिपल्शन। Assume that all nucleons are uniformly distributed inside the nucleus. Let the binding energy of a proton be, proton की binding energy को कुछ कह रहा है, and the binding energy of neutron is this. तो अपने को पता करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्रोटॉन की बाइंडिंग एनर्जी माइनस न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल टू दिस थिंग है। ओके अब देखो थोड़ा सा इसमें अगर मैं डिटेल्ड एनालिसिस करूं या डिटेल बात करूं तो ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं अपने पास बहुत सारे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसने स्टार्टिंग में एक बात बोली है, देखो ध्यान से देखा जाए, एक्चुअली बाइंडिंग एनर्जी जो है वो डिसाइड करना बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा प्रोसेस होता है। तो नॉर्मली अपन ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये डिसाइड होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस प्लस जो कूलम्ब रिपल्शन फोर्स है उसकी वजह से, और उसका जो फोर्स आता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है जो आई थिंक अपने सिलेबस में नहीं है। तो उसकी बात करे बिना इस सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं उस पर आते हैं अपन। तो इसने स्टार्टिंग में एक बात कह रखी है कि जो बाइंडिंग एनर्जी है वो आपको कैसे डिसाइड करनी है, पेयर वाइज कूलम्ब रिपल्शन से डिसाइड करनी है। क्यों कह रहा है ऐसा? क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में हमें पता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तो सेम ही लगता है। तो यानी कि जो मोटा मोटा बात निकल के आई है वो किस पर डिपेंड कर रही है? कूलम्ब रिपल्शन वाली चीज पर डिपेंड कर रही है। तो आपको वो वाला चीज चेक करना पड़ेगा। अब देखो ऐसे बहुत सारे प्रोटॉन्स होंगे यहाँ पर, तो एक प्रोटॉन ये इसके साथ में पेयर बना रहा होगा, वही सेम पोटेंशियल एनर्जी का हमला कर रहे हैं अपन, रिपल्शन वाली जो एनर्जी होती है। तो क्या लिखते हैं उसको, के Q1 Q2 अपॉन R। लेकिन ऐसे दो चार्जेस नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस है। तो बहुत सारे चार्जेस उनके बहुत सारे पेयर बनाने पड़ते थे पोटेंशियल एनर्जी में। और वो पेयर, नंबर ऑफ पेयर्स का अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता हो तो अपन ऐसा किया करते थे, NC2, जहां पर N है टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, और यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस है वो कौन है, Z, क्योंकि Z ही उसका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर क्या बताता है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बताता है। सो इन शॉर्ट ये जो टोटल पेयर बनने वाले हैं ये ZC2 बनने वाले हैं। और ZC2 को बच्चों ओपन कैसे करते हैं, Z इंटू Z माइनस 1 बाय 2, राइट। और ये कह रहा है कि जो प्रोपोर्शनल है Z इंटू Z माइनस 1 के, वेयर Z इज द एटॉमिक नंबर। तो सीधी सी बात है टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इस फैक्टर पर बिल्कुल डिपेंड कर रही होगी, यानी कि ये आंसर सही हो जाएगा अपना। अगला कह रहा है कि प्रोटॉन की एनर्जी माइनस न्यूट्रॉन की एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर -1/3। अगेन ये आर वाला फैक्टर है। इस आर को अगर बच्चों ध्यान हो आपको तो न्यूक्लियर रेडियस को मैं कैसे लिख सकता हूं, R0 ए की पावर 1/3 लिख सकते हैं। तो इसको अगर ऊपर ले जाके लिखूंगा मैं तो ए की पावर -1/3 हो जाएगी, ठीक है। ऑलराइट, तो ये भी सही हो जाएगा। प्रोटॉन की एनर्जी माइनस न्यूट्रॉन की एनर्जी जो है वो पॉजिटिव है। तो ये चीज चेक कर लेते हैं एक बार। देखो बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली अपना ये बताता है कि कोई भी जो न्यूक्लियस है वो कितना स्टेबल है। अगर बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा मतलब वो ज्यादा स्टेबल है। तो यहां ध्यान से देखा जाए तो जो प्रोटॉन है उसमें एक एक्स्ट्रा फोर्स और लग रहा है जो रिपल्शन वाला फोर्स है, न्यूट्रॉन में वो नहीं लग रहा है। तो इसी बेसिक सी कैलकुलेशन से मैं ये कह सकता हूं कि प्रोटॉन जो है वो तो बाहर जाना चाह रहा है, यानी प्रोटॉन ब्रेक होना चाह रहा है, न्यूट्रॉन ब्रेक होना नहीं चाह रहा है। मतलब न्यूट्रॉन की जो एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू प्रोटॉन। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इसमें से कुछ एनर्जी वाली भी चली जा रही होगी, रिपल्शन वाले में भी अपने को काम में लेना पड़ेगा। बट ये कह रहा है कि प्रोटॉन माइनस दिस इज पॉजिटिव, तो ये बात गलत हो जाएगी। क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए, क्योंकि प्रोटॉन इज रिलेटिवली अनस्टेबल एज कंपेयर टू न्यूट्रॉन। फिर कह रहा है डी ऑप्शन, तो सी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन कह रहा है कि
E of proton increases if the nucleus undergoes a beta decay emitting a positron. तो एक प्रोटॉन जो है अगर ये बीटा डिके करता है -1 E0 प्लस पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन इंक्रीजेस इफ द न्यूक्लियस अंडरगोज अ बीटा डिके इमिटिंग अ पॉजिट्रॉन, तो ये हो जाएगा अपना 0N1 और पॉजिट्रॉन यानी कि +1 E0। तो सीधी बात है ये रिएक्शन क्या है, स्टेबल वाली होगी। और वैसे भी लॉजिकली सोच सकते हैं अपन कि प्रोटॉन तो एनीवे क्या करना चाह रहे हैं, बाहर निकलना चाह रहे हैं न्यूक्लियस की, और अगर वो प्रोटॉन बाहर निकल जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, रिपल्शन वाला चीज कम हो जाएगा और वो स्टेबल चीज कर देगा। तो सीधी बात है ये वाला चीज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, सॉरी प्रोटॉन की इंक्रीज इफ द न्यूक्लियस अंडरगोज अ बीटा डिके इमिटिंग अ पॉजिट्रॉन। सही बात है, न्यूक्लियस स्टेबल की साइड बढ़ने लग जाएंगे तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यानी कि डी भी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो ए बी डी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो एनालिसिस में आप देख सकते हैं ज्यादा लोगों ने टिक नहीं किया है क्योंकि ये वाली चीज थोड़ी सी बच्चों को हजम नहीं होगी कि ये कहां से आ रहा है। तो ये एक्चुअली आ रहा है ये NC2 वाले फैक्टर से, जहां पे अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये पढ़ा करते थे कि टोटल नंबर ऑफ पेयर्स आपको बनाने पड़ेंगे अगर आपके पास बहुत सारे चार्जेस होते हैं तो। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रिकी था, सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, एंड मल्टीपल सेलेक्ट आंसर है तो फिर हो सकता है कि अपने पास कुछ एक दो ऑप्शन छूट जाए या गलत टिक हो जाए तो फिर नेगेटिव मार्किंग हो जाए, इसलिए बेटर है कि आई थिंक छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर देख भी पा रहे हैं कि 23 में से सिर्फ 1.38% लोगों ने ही इसको सही करा है। चलो तो अगले क्वेश्चन की साइड पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्मॉल सर्कुलर लूप ऑफ एरिया ए एंड रेजिस्टेंस आर इज फिक्स्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल XY प्लेन with the center of the loop always on the axis n cap of a long solenoid. The solenoid has m turns per unit length and the carries current I काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये इसने डायग्राम बताया हुआ है। एन कैप में एक सॉलिनॉइड है, एन कैप में उसका एरिया वेक्टर जा रहा है बेसिकली, और हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में जाएगा। आगे सवाल कह रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सॉलिनॉइड इज इन एन डायरेक्शन। ऑफ कोर्स की बात है। लिस्ट आई गिव्स टाइम डिपेंडेंस ऑफ एन कैप इन टर्म्स ऑफ अ कांस्टेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये एन कैप की डायरेक्शन दे रखी है। अच्छा बच्चों, उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि ये जो सवाल है ये JEE में बोनस क्वेश्चन हुआ था। रीजन बीइंग कि ये जो कह रहे हैं यहाँ पर देखो, लिस्ट 1 गिव्स टाइम डिपेंडेंस ऑफ एन कैप। एन कैप इज व्हाट, यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो यहाँ पर इसमें प्रॉब्लम ये हो गई कि ये कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर नहीं है। इनका अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए ध्यान से तो 1 नहीं निकल के आता है। ऑल दो अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बेसिकली, सिर्फ इसी पॉइंट की वजह से ये क्वेश्चन बोनस हो गया था। अपन उस चीज पर नहीं जाते हैं। लेट अस लर्न द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि ये एन कैप है और इधर अपनों को वैल्यूज दे रखी है। किस चीज की वैल्यूज है ये, लिस्ट 2 गिव्स द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप कहाँ है, ये रहा। तो ये बेसिकली एक सोलेनॉइड आ गया जिसका मैग्नेटिक फील्ड एन कैप डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पर एक लूप रखा हुआ है जो लूप बेसिकली जिसका एरिया वेक्टर जा रहा है के कैप की डायरेक्शन में। अब पहली चीज तो ये आती है कि अगर मैं टॉर्क का फॉर्मूला निकालना चाहूंगा इस पर, तो टॉर्क एक्सपीरियंस बाय दिस लूप विल बी, अगर डायरेक्शन में बात करी जाए तो m क्रॉस b। b हमें पता है ऑलरेडी, व्हाट इज m, m इज मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, NIA, n एक्चुअली 1 है, सो दैट इज I इंटू a क्रॉस b। अब सवाल आता है कि सर इस सर्कुलर लूप में करंट कहां से आएगा। तो करंट के लिए एक्चुअली क्या हो रहा है, देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड दिए हुए हैं सब के सब वेरिएबल हैं, यानी विद द टाइम चेंज होते चले जा रहे हैं। तो अगर ये वेरिएबल है तो वो क्या करेंगे, इंड्यूस ईएमएफ लेके आएंगे, और इंड्यूस ईएमएफ लेके आएंगे तो इंड्यूस करंट लेके आएंगे, और इंड्यूस करंट से अपने पास क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट बन जाएगा। उनका क्रॉस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास वैल्यू किसकी, टॉर्क की। चलो जी, अगला सवाल कह रहा है अपने पास कि अगेन लिस्ट 1 और लिस्ट 2 कॉलम वाले सवाल हैं। लिस्ट 1 में जो है रिलेटिव मोशन दे रखी है पार्टिकल्स की। लिस्ट 2 गिव्स द पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिलेटिव वेलोसिटीज। कौन से टाइम पर चाहिए इसको, π/3 सेकंड पर पता करना है। सो लेट अस चेक। पहला कह रहा है कि A एंड B मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर with uniform angular speed omega 1 radian per second. Initial angular position of A and B are given at this. तो ये अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे, UCM कर रहे होंगे, तो इनके बीच में एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम एंगल कितना रहने वाला है, 90 डिग्री रहने वाला है। और हम UCM में जानते हैं कि अगर हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी पता करना हो, सो दैट विल बी इक्वल टू 2v sin थीटा बाय 2। 2v sin थीटा बाय 2 में v इक्वल टू हो जाएगा अपना r ओमेगा, r इज 1 और ओमेगा इज 1, तो बेसिकली v इज 1, और sin थीटा बाय 2 तो 45 डिग्री, सो 2 into 1 बाय √2 विच इज √2। तो यानी कि पहले वाले ऑप्शंस में आना चाहिए अपना S आंसर। रिलेटिव वेलोसिटी अपन को पता करनी थी। तो S के आई थिंक 2 ऑप्शन है अपने पास, C ऑप्शन है और B ऑप्शन है।
अगेन बच्चों ध्यान रखना, ये जब भी अपने लिस्ट वन लिस्ट टू या मैच द कॉलम वाले सवाल आते हैं तो अपने को बेटर तरीका यही होता है कि ऑप्शन एलिमिनेशन से जाए, क्योंकि अगर हर एक सवाल को अपन एग्जैक्टली सॉल्व करने जाएंगे तो काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा, ये टाइम हम कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये चीज का ध्यान रखें। मैं साथ के साथ ये बताता भी जा रहा हूं आपको कि इसमें एलिमिनेशन कैसे किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन अपना निकला कि एस है। दूसरे में अगर ध्यान से देखा जाए तो सेकंड में टी कह रहा है और ये सेकंड में पी कह रहा है। तो अगर मैं सेकंड वाला सॉल्व कर लूं तो वहीं पे मुझे क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। अब सेकंड वाला क्या है, लेट्स सी। प्रोजेक्टाइल ए एंड बी आर फायर्ड इन द सेम वर्टिकल प्लेन एट टी इक्वल टू 0। अच्छा, उससे पहली बात अगेन एक बार सवाल एनालाइज कर लो पूरा कि कौन सा चीज ज्यादा इजी है सॉल्व करना। तो अगर आप वो चीज पहले कर दोगे तो बाकी हो सकता है कि अपने को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़े। तो जैसे मान लो इसमें सेकंड में टी कह रहा है, इसमें सेकंड में पी कह रहा है, इसमें देखते हैं थर्ड में पी कह रहा है, इसमें कह रहा है थर्ड में क्यू कह रहा है, फोर्थ में आर, फोर्थ में आर। तो फोर्थ वाला इससे सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अपन ऑलरेडी ये बता चुके हैं कि सर ये दोनों ऑप्शंस तो हट चुके हैं। तो अगर मैं फोर्थ वाला सॉल्व भी कर लूंगा तो ऐसे मुझे कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी। तो आइदर आई कैन सॉल्व सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन, जो भी आपको इजी पड़े उसमें आप सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस सी। तो सेकंड वाला सवाल मैं सॉल्व कर रहा था, तो दो पार्टिकल्स ने दिए हुए हैं, टी इक्वल टू 0 पर एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है एंड टी इक्वल टू 0.1 पर दूसरे को प्रोजेक्ट किया है, यानी 0.1 सेकंड बाद प्रोजेक्ट किया है। दोनों की स्पीड आई थिंक सेम दे रखी है 5 पाई बाय रूट 2, दोनों का एंगल भी सेम दे रखा है 45 डिग्री। इनिशियल सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी बहुत ज्यादा है ताकि वो कोलाइड नहीं कर रहे हैं, यानी कि कॉलिजन वाली कंडीशन अपने कंसीडर नहीं करनी है। तो अब इनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी अपने को पता करनी है। तो आते हैं सवाल पर। ये हो गया v, दिस इज 45, और ये हो गया v, दिस इज ऑल्सो 45, बट ये प्रोजेक्ट किया गया है t इक्वल टू 0 पर और ये प्रोजेक्ट किया गया है t इक्वल टू 0.1 पर। तो अगर मैं इसको t टाइम के लिए चलाता हूं तो ये तो एग्जैक्ट t टाइम चलेगा, लेकिन 0 से लेके 0.1 सेकंड कम चलेगा, क्योंकि 0.1 सेकंड यहां पर ऑलरेडी वेस्ट कर चुका है, राइट। और t जो हमें पता था वो t हमें दिया हुआ था कितना, पाई बाय 3 सेकंड। तो पाई बाय 3 सेकंड से ये क्या चलेगा, 0.1 माइनस चल रहा होगा। पहले इसकी मोशन कंसीडर कर लेते हैं। ये पार्टिकल a हो गया और ये पार्टिकल b हो गया। तो अगर मैं इसकी वेलोसिटी निकालने जाऊं, सो दैट विल बी इक्वल टू v cos 45 i कैप प्लस v sin 45 माइनस gt g कैप। ऐसा होगा, i और j में कर सकते हैं। vb की अगर बात करूं मैं तो x कंपोनेंट आ जाएगा माइनस i कैप में, सो v cos 45 माइनस i कैप प्लस v sin 45 माइनस g। इसमें बच्चों ध्यान से देखना, t माइनस 0.1 सेकेंड कर रहा हूं मैं, एंड ये पूरी वैल्यू आ जाएगी अपना g कैप में। अगर मुझे वी ए बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, सो दिस माइनस दिस कर लेते हैं। तो दिस माइनस दिस विल बी 2v cos 45 ऐड हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस आई हो जाएगा। इसको ध्यान से देखते हैं, देखो प्लस v sin 45, इधर भी v sin 45 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस gt, इधर भी माइनस gt कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का g इंटू 0.1, तो प्लस का g और माइनस का 0.1 मल्टीप्लाई होकर प्लस कर देंगे और बाकी सारा का कैंसिल आउट हो चुका है। तो माइनस माइनस प्लस और इवेंचुअली माइनस। सो एक्चुअली यहां पर अपने पास निकल के आ जाएगा बच्चों माइनस का यहां पर निकल के आ जाएगा माइनस का अपने पास 1 इंटू जी कैप। क्लियर स्टोरी। v बच्चों में दिया हुआ था कितना, 5 पाई बाय रूट 2, सो 2 इंटू 5 पाई बाय रूट 2 इंटू कॉस 45 इज रूट 2, और ये पूरी वैल्यू चल रही है बच्चों किसमें, आई कैप में, माइनस यहां पर आ जाएगा जी कैप, राइट। तो आगे अगर मैं बढ़ता हूं तो इसकी वैल्यू को रूट टू पूरा कट हुआ, सो दिस इज 5 पाई आई कैप माइनस जी कैप। और अगर मुझे इसका मॉड लेना है, यानी कि मैग्नीट्यूड इवेंचुअली इनको चाहिए था, तो बच्चों आ जाएगा कितना, अंडर रूट ऑफ 25 पाई स्क्वायर प्लस 1। सो लेट अस सी ये कौन से ऑप्शन में मैच हो रहा है। तो सेकेंड ऑप्शन की अगर बात करूं मैं तो बच्चों मैच हो रहा है 25 पाई स्क्वायर प्लस 1 टी वाले में। तो सीधी सी बात है अपना ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही आप बाकी के लिए भी जा सकते हैं। मैं हिंट दे देता हूं एक बार। थर्ड वाले ऑप्शन में क्या हो रहा था, देखो दो हार्मोनिक ऑसिलेटर ए एंड बी मूविंग इन द एक्स डायरेक्शन, दोनों की पोजीशंस दी हुई है। ये टी प्लस पाई बाय 2 जैसा यानी कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक्स नॉट और टी नॉट की वैल्यूज दे रखी है इन्होंने, चाहिए इनको टी टाइम पर रिलेटिव वेलोसिटी। तो बच्चों क्या करेंगे, अगेन एसएचएम का क्वेश्चन है, इसकी वेलोसिटी अपने को डायरेक्टली पता होती है। ये साइन का फंक्शन है तो कॉस वाली वेलोसिटी बन जाएगी, और ये कॉस का फंक्शन है तो साइन वाली वेलोसिटी बन जाएगी। और साइन और कॉस अगेन किस पर होता है, 90 डिग्री के फेज डिफरेंस पर होता है। तो अगेन अंडर रूट ऑफ इसका वेलोसिटी प्लस इसका वेलोसिटी का स्क्वायर कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा जो भी मैच हो रहा होगा।
ऐसे अगेन बाकी के लिए अपन सॉल्व कर सकते हैं। चलो अगले सवाल पे अगर चलते हैं अपन। एनालिसिस अगेन आप देख सकते हो, आसानी सवाल था, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें दिमाग लगाने जैसी चीज। इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी बच्चों मैच द कॉलम वाले सवालों में कि आप ऑप्शन एलिमिनेशन से ही जाएं, सारे के सारे सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। चलो अगला सवाल कह रहा है कि लिस्ट वन डिस्क्राइब्स द थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन 4 डिफरेंट सिस्टम्स। List 2 gives the magnitude either exactly or as close approximation of possible change in internal energy of the system. Internal energy of the system यानी डेल्टा यू की बात कर रहा है बच्चों, ये डेल्टा यू की बात कर रहा है और हमें कुछ कुछ प्रोसेस दिए हुए हैं और डेल्टा यू की वैल्यूज को मैच करना है। अगेन देखो ध्यान से देखा जाए तो पहले में टी है, पहले में पी है, पहले में क्यू एंड पहले में एस। तो अगर बच्चों में पहला सवाल ही सॉल्व कर देता हूं तो प्रॉब्लम ही सॉल्व, सीधा आंसर अपना आ जाएगा। तो ये बात ही मैं बार बार बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी मैच द कॉलम वाले आए तो सीधा ऑप्शन एलिमिनेशन से जाए, हर एक सवाल को सॉल्व नहीं करें। चलो तो अपन पहला ही सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है पहला वाला कि 10⁻³ kg ऑफ वाटर एट 100 डिग्री इज कन्वर्टेड टू स्टीम एट द सेम टेम्परेचर। जो फेज चेंज वाला प्रोसेस होता है वो बच्चों प्रोसेस दिया हुआ है इन्होंने। एट अ प्रेशर ऑफ दिस वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस, यानी एक्सपांड कर रहा है। इन दी प्रोसेस लेटेंट हीट ऑफ वाटर इतनी दी रखी है और अपने को डेल्टा यू पता करना है। तो देखो बच्चों ये जो हीट आ रही है ये हीट किस में यूटिलाइज होगी, अपन फर्स्ट लॉ में यूज कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है अपना, Q = W + डेल्टा यू। एंड हमें पता है कि ये जो प्रोसेस होता है ये कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर होता है। तो अपन वर्क डन निकाल पाएंगे, कैसे निकालेंगे, वर्क डन इन दिस प्रोसेस विल बी P डेल्टा V। प्रेशर बच्चों दिया हुआ था अपने को 10⁵ पास्कल और वॉल्यूम अपना चेंज हो रहा है 10⁻³ फाइनल वॉल्यूम है और 10⁻⁶ इनिशियल वॉल्यूम है। -3 के कंपैरिजन में इसको मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं क्योंकि इन्होंने एनीवे बोला है कि इनको क्लोज अप्रोक्सीमेशन के आंसर चाहिए। सो 10⁻³ हो गया। सो दिस इज 100 जूल बेसिकली। तो यानी हमारे पास W की वैल्यू निकल के आ गई कितनी, 100 जूल। दूसरा Q हमें पता है कि अगर मैं फेस चेंज वाली हीट काम में लूं तो वो कितनी आएगी, ml। m का वैल्यू दिया हुआ है इन्होंने 10⁻³ इनटू L की वैल्यू कह रहे हैं 2250 किलो जूल पर केजी। 2250 किलो जूल पर केजी, करेक्ट है। तो ये -3 यहां से चला जाएगा तो दिस इज 2.25 किलो जूल। इसको भी किलो जूल में ही कन्वर्ट कर लेते हैं अपन, 0.1 किलो जूल कह सकता हूं मैं इसको। तो यानी कि डेल्टा यू का जो वैल्यू है वो आ जाएगा Q - W। सो 2.25 माइनस 0.1 विच इज 2.15 किलो जूल। तो बच्चों देखते हैं कि ऑप्शन में कौन से वाला मैच हो रहा है। सो अपना 2.15 जैसा आ रहा है और इधर अप्रोक्सीमेशन में अगर जाएंगे तो 2 किलो जूल ही अपना बेस्ट सुटेबल आंसर होगा। सो यानी कि पहले में आ जाना चाहिए हमारे पास P और P है C ऑप्शन में। यानी अपना ही यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऑल अपन बाकी के प्रोसेस भी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। सेकेंड मैं कह रहा था कि 0.2 मोल्स ऑफ अ रिजिड डायटोमिक आइडियल गैस विद वॉल्यूम V एट टेम्परेचर 500 केल्विन अंडरगोज एन आइसोबैरिक एक्सपांशन टू वॉल्यूम 3V। आइसोबैरिक एक्सपांशन है तो बच्चों W अगेन तुम्हारे पास आ जाएगा P डेल्टा V करके। और फिर अपने को अच्छा आइसोबैरिक है और Q अपने को पता करना है तो ये आ जाएगी NCP डेल्टा T करके। अगेन फर्स्ट लॉ यूज करेंगे तो डेल्टा यू की वैल्यू आ जाएगी। थर्ड वाले में भी कुछ ऐसे ही हो रहा है, 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली फ्रॉम वॉल्यूम दिस टू दिस। तो अगेन बच्चों क्या करेंगे अपन W निकाल लेंगे एंड देन आपके पास में Q आ जाएगा एंड देन डेल्टा U आ जाएगा। 3 moles of diatomic ideal gas whose molecules can vibrate is given 9 किलोजूल ऑफ हीट। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात समझना बच्चों, पहला तो कह रहा है कि डायटोमिक आइडियल गैस है whose molecules can vibrate। ये क्या चेंज लेके आएगा, ऑल्दो हमें पता है कि डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है उसकी जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम मानते हैं वो कितनी मानते हैं, F = 5 मानते हैं। बट अगर ये वाइब्रेट कर सकता है तो इसके पास में 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और आ जाएंगी, वाइब्रेशन वाली, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसकी होने वाली है वो कितनी है, 7 है। एंड वी कैन डायरेक्टली अप्लाई देन डेल्टा U = Q - W। तो इस तरीके से ये बाकी के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। ऑल्दो अपना पहले वाला अगर सॉल्व हो जाएगा तो आंसर अपना वहीं आ जाएगा। ये इसका क्वेश्चन एनालिसिस है, आप देख सकते हैं बहुत इजीली। मोस्ट ऑफ द लोगों ने इसको 50% लोगों ने ऑलमोस्ट सही किया है इस सवाल को। अगले सवाल पर बढ़ते हैं अपन, फिर से मैच द कॉलम वाली चीज है। तो लिस्ट 1 कंटेन्स 4 कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेंसेज। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज दिए हुए अपने को, एक प्लेनो कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स कॉन्केव, कॉन्वेक्स प्लेनो कॉन्केव लाइकवाइज। एंड हमें दिया हुआ है कि फोकल लेंथ जो है वो साथ में दे रखी है। इन ऑल केसेस द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट लेंस। इससे हर एक केस में 20 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है और
दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो 5-5 सेंटीमीटर दे रखी है। लिस्ट 2 कंटेन्स द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। तो बच्चों हमें पता है कि अगर कभी भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज आ जाते हैं तो फाइनल इमेज की पोजीशन कब आती है, जब सारे प्रोसेस के थ्रू उस इमेज की पोजीशन हमें मिल चुकी हो। मींस कि पहले इस ऑब्जेक्ट की बात करता हूं तो ये जो लेंस है वो क्या करवा रहा होगा, इमेज फॉर्म करवा रहा होगा, और वो जो इमेज है वो सेकंड वाले लेंस के लिए कैसे काम करेगी, ऑब्जेक्ट के जैसे काम करेगी। तो इसकी जो फाइनल इमेज होगी दैट विल बी द फाइनल इमेज ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम। चलो सॉल्व करते हैं अगेन। तो फिर से वही सेम स्टोरी की अगर ऑप्शन वाइज चलते हैं तो पहले में कह रहा है कि P है, फिर B 1 में Q है, फिर 1 में P है, 1 में T है। तो 1 में आई थिंक अपने को 2 ऑप्शन मिलेंगे, P और P वाले, फिर ऐसे ही बाकी में एलिमिनेट करते हुए आएंगे अपन। तो पहले फर्स्ट वाला चेक कर लेते हैं। तो अगेन ये कॉन्वेक्स लेंस है, बेसिक लेंस फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v। v को v डैश लिख लेते हैं सपोजिंग, क्योंकि इसकी इमेज जो है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट जैसे काम करेगी, इंटरमीडिएट इमेज कह सकते हैं इसको, माइनस 1/u। u जो है वो माइनस का 20 हो जाएगा। सो 1/v डैश इज इक्वल टू क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस उधर जाएगा, फिर से माइनस हुआ, तो 1/10 माइनस 1/20 इज 1/20। सो बेसिकली v डैश की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव में। तो 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव यानी कि यहां कहीं दिख रही होगी बच्चों, और ये 5 सेंटीमीटर था, यानी मैं यहां से ये कह सकता हूं कि 15 सेंटीमीटर दूर क्या बन रही होगी, इसकी इमेज बन रही होगी। अगर मैं इस लेंस को कंसिडर करूं तो ये है अपना प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, तो जिसकी फोकल लेंथ दे रखी है प्लस का 15। तो सेकंड वाले लेंस के लिए फिर से 1/15 इज इक्वल टू, और फाइनल v मिल जाएगा आपको, और माइनस का। अब बच्चों देखो ये जो डायरेक्शन हमने कंसीडर करी है ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, क्योंकि इंसिडेंट रे इसी डायरेक्शन में आई है। तो यहां इंपॉर्टेंट बात है, यहां गलती नहीं होनी चाहिए कि ये जो 15 सेंटीमीटर है इट इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, तो इसको पॉजिटिव लिया जाएगा, नॉट की नेगेटिव लिया जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 15 सेंटीमीटर। इसको अगेन इधर भेज देते हैं, तो 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/15 विच इज 2/15। तो यहां से फाइनल v का वैल्यू मिला अपने को 7.5 सेंटीमीटर। लेट्स सी 7.5 सेंटीमीटर कौन से ऑप्शन में, अच्छा 7.5 कहां से मिलेगा, सेकंड वाले लेंस से, क्योंकि यहीं से अपन सारी वैल्यूज को पता कर रहे हैं, और वो भी कौन सी साइड, राइट हैंड साइड में। चलो, तो फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट 7.5 सेंटीमीटर ऑन द राइट साइड ऑफ द लेंस 2, करेक्ट है। तो यानी कि पहले वाले ऑप्शन में हो जाना चाहिए अपना आंसर P। सो आइदर A विल बी करेक्ट और C विल बी करेक्ट। अगेन अगर मैं सेकंड ऑप्शन सही कर लेता हूं या सेकंड ऑप्शन करेक्ट कर लेता हूं या सॉल्व कर लेते हैं तो अपना आंसर मैच हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में बच्चों क्या करा, देखो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये स्टोरी तो सेम है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, तो यानी अपना ये कैलकुलेशन बच गया। यही सेम चीज आपको एग्जाम में करनी होती है, बार बार वापस से मेहनत नहीं करनी है कि भाई ये कहां बन रहा होगा, सेम ही तो स्टोरी है। तो ये बन रहा होगा अपना कितना, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस लेंस, तो यहां से कितने पर, 15 सेंटीमीटर पर। अब अगर ये 15 सेंटीमीटर पर बन रहा है तो इस लेंस से फाइनल इमेज कहां बनेगी, लेट्स सी। अब कॉन्केव लेंस है तो ये आ जाएगा माइनस का 10 इज इक्वल टू 1/v हमें पता करना है, माइनस 1/, अगेन बच्चों देखो पॉजिटिव लेना पड़ेगा क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आ रहे हैं हम। तो ये हो जाएगा प्लस का 15, प्लस के 15 को इधर ले आओ, तो 1/v इज 1/15 माइनस 1/10, 30 एलसीएम आ जाएगा। सो 2 माइनस 3 इज माइनस 1/30। सो v की वैल्यू आ जाएगी माइनस 30 सेंटीमीटर, और माइनस 30 बच्चों कहां बनेगा, देखो ये तो हुआ 5, ये हुआ 20, तो बेसिकली यहां कहीं बनेगा। तो यानी कि कॉन्केव लेंस से लेके अगर देखते हैं तो दिस विल बी एट 30 सेंटीमीटर। लेट्स सी, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट 60 सेंटीमीटर ऑन द राइट साइड ऑफ द लेंस 2, गलत हो गया। फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस 2, सही बात है। तो यानी कि सेकंड में क्या आना चाहिए आपके पास, आर ऑप्शन आ जाना चाहिए। तो अपने पास पहले ए और सी हुए थे, तो सेकंड में आर, फर्स्ट वाला ऑप्शन कह रहा है बच्चों, तो यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बाकी भी बहुत ही इजी सवाल है, आई थिंक देख सकते हैं अपन आगे भी सॉल्व कर सके। चलो, तो ये था अपना पोस्टमार्टम ऑफ पेपर 1 2022 के जे एडवांस के फिजिक्स का। आगे आने वाले एपिसोड में अपन मिलते हैं पेपर 2 के पोस्टमार्टम के साथ में। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट करके इसे बता सकते हैं। थैंक यू।